किसकी मिल जाएगी ना? ये तो मुझे पता ही, मुझे पता होगा, मैं यहाँ घूम रहा होता क्या चीज है, कितने में कितनी वैकेंसी की कितनी सीट, समझ रहा है? 5 लाख दो और अंदर तक तो तुम्हें सचिवालय में बैठवा के ना। और बताओ है तुम पे 2 लाख है तो यह क्या करते? चलिए भी शुरू करते हैं, ठीक है? उससे पहले आपको दर्दनाक खौफनाक इमेजेस दिखाता हूँ। मतलब बढ़िया वाली ये ठीक है? इसे कहते हैं इंग्लिश में वल्चर, हिंदी में गिद्ध। कल मैंने ये बताया था कि डाइक्लोफेनिक नाम की दवा की वजह से जो सॉल्ट होता है उसको खाने के बाद इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी। ये इसे मजा नहीं आ रहा, जो गर्दन नीचे करके हंस रहा है, ये बेचारा गर्दन उठा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि डाइक्लोफेनिक के प्रभाव में आते ही गिद्धों को हो गई नेक डुकलिन की बीमारी, यानी गर्दन लटक जाना, किडनी लिवर फेल हो जाना। ये डाइक्लोफेनिक मानव पे भी नुकसान देता है। 2006 में इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल तीनों ने संयुक्त रोक लगाया था। एक बार इस आर्टिकल को पढ़ लो, इसको पढ़ लो अच्छे से। हाँ अभी देखने का कोई काम नहीं। पढ़ लो, डाइक्लोफेनिक एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। इन्फ्लेमेटरी पता है ना, जैसे सूजन वगैरह आ जाती है उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उसको वापस से एंटी करने के लिए दवाएं जो यूज होती हैं उसे डाइक्लोफेनिक बोलते हैं। तो जिससे गिद्धों के लिए जहरीला माना जाता है। गिद्ध डाइक्लोफेनिक के संपर्क में आ सकते हैं जब वे उन जानवरों के शवों को खाते हैं जिनका मृत्यु से कुछ समय पहले दवा के साथ इलाज किया गया। डाइक्लोफेनिक गिद्ध में गुर्दे की विफलता का कारण बन सकता है, जिससे जोखिम के कुछ दिनों में भीतर मृत्यु हो सकती है। 2006 में, स्पेशली 2006 में भारत, इंडिया और नेपाल ने गिद्धों की आबादी में और गिरावट को रोकने के लिए डाइक्लोफेनिक के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। ये भी ध्यान रखना कि पशु चिकित्सा में प्रयोग नहीं हो रहा, वैसे डाइक्लोफेनिक वर्किंग नहीं। हाल ही में बांग्लादेश, ईरान, कंबोडिया ने भी डाइक्लोफेनिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब अगर इस पर मुझे क्वेश्चन बनाना होता तो मैं 2006 के बाद जिन देशों ने इस पर बैन लगाया वो उठा के रख देता एमसीक्यू में। तो इसलिए सिर्फ 6 ही देश हैं और ट्रिक ये है कि 6 देश और 2006, तो 6 में 6, तो ऐसे ही याद कर लो, जो भी याद कर पाओ। 6 में ये हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये तो याद ही हो गए होंगे। ये 3 याद कर लो, बांग्लादेश, ईरान, कंबोडिया ने भी डाइक्लोफेनिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। शोध से यानी रिसर्च से पता चला कि दक्षिण एशिया में, आ जाओ विषय, ये पता चला कि दक्षिण एशिया में गिद्धों की आबादी में गिरावट का प्राथमिक कारण विषाक्तता की घटनाएं, कीटनाशक और डाइक्लोफेनिक जैसी पशुधन दवाएं हैं। ये स्टडी समझ में, मैं मृदा प्रदूषण पढ़ा था, उससे पढ़ते पढ़ते उसमें हम लोग आ गए थे फार्मास्यूटिकल वेस्ट पे। जो फार्मेसी वाली दवाइयाँ होती हैं, ये सब होती हैं, इस तरीके के वेस्ट भी होते हैं। तो मैंने आपको ये केस स्टडी बताई थी कि दवाइयों का नुकसान शरीर के अंदर जाके भी होता है। दूसरी प्रजाति पे पड़ गया, इससे एक प्रजाति जो है वो चली गई IUCN की अति संकटग्रस्त सूची में। ये ऐसे हो गए थे, ये देखो, ये खाया ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, बेचारे पानी भी नहीं पी पा रहे, फिर ऐसी अवस्था में इनकी किडनी विडनी सब फेल और इनकी हो जाती थी मृत्यु। तो ये स्टडी करी गई। इसी वजह से आप देखते हो कि आपको गिद्ध नहीं दिखाई देते होंगे। अब तो गिद्ध वैसे भी नहीं दिखते हैं, गिद्धों के संरक्षण की मुहिम चल रही है, गिद्ध नहीं दिखाई देते हैं। पहले वैसे किसी ने देखा है गिद्ध लाइव? चिड़ियाघर में इन्होंने देखा, वैसे देखा? चिड़ियाघर में देखा सर, मेरी छत पे गिरा हुआ तो मैं कई बार 15 साल पहले की बात है। हाँ, ये गिरा था मांझे से लपेट के, वो भी गिरा था। पूरी छत पे इतना खून था कि सफाई करने में 1-2 घंटे लगते हैं। इनका साइज काफी बड़ा होता है, बहुत बड़ा। तो ये समझ लो भैया, तुम्हारी पतंगबाजी से भी जान बन गया, और बाकी मोबाइल का रेडिएशन तो है ही। चलो फिर एंट्री ले आगे शुरू कर दो। चित्रात्मक प्रदर्शनी भी दिखाना जरूरी है बालकों को। तो ये डाइक्लोफेनिक जैसी कुछ दवाएं हैं, ठीक है। स्वेलिंग वेलिंग होती है तो दवाई खाई जाती है, डाइक्लोफेनिक दी जाती है। आम दवाई है, जनरल मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। 10, 15, 20 रुपए का पत्ता आता है इसका। सर बेच के ही मानोगे क्या, मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। डाइक्लोवाल एस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब एपिसोड शुरू करते हैं और उसके साथ में ये पढ़ो जरा। द ग्रेट लेजेंड APJ अब्दुल कलाम साहब की एक सेइंग थी, स्मॉल एम
साथ क्राइम है। छोटा लक्ष्य गुनाह है, लेकिन बड़े महान एम रखो। समझ गए? तो पहले ये था कि हम एक ही संस्था को सुधारेंगे, अब तो हम पूरे देश की शिक्षा प्रणाली सुधार देंगे। नहीं समझे? समझ थोड़ा लेट समझो आज तक, ध्यान दें, सच्ची घटनाओं पर था। और लोग आज कहाँ रह गए? आज नहीं, समझ नहीं आया। बाल विवाह तो नहीं किसी आज ही थोड़ी, तो सब तैयारी में लगे। अरे 3 दिन पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह। चलो छोड़ो, तो ठीक है। अभी मेरे अचीवमेंट की लिस्ट बहुत लंबी, मैंने सब लिख दिया ऑलरेडी। पॉलिटिक्स, सीसेट, टीसेट, लीगल स्टेटस सब पढ़ाता हूँ, कुछ नहीं छोड़ता इस देश में। लेट्स क्रेक इट ना, लेट्स एंड इट। चलो शुरू करते हैं। तो पहले याद रखना, एक बेसिक जानकारी ये देता हूँ। मैंने आपसे ये पूछा था कि प्रदूषित देशों में नंबर 1 देश कौन सा है। कल मैंने ये सवाल पूछा था, तो आज मैं तुम्हें मैप पे दिखा दे रहा हूँ कि अफ्रीकन कंट्री यानी कि अफ्रीका, आपको पता है अफ्रीका के अंदर एक जगह है चड नाम की, ये रही, ये लिखा हुआ है इसके बारे में। यहाँ पर PM2.5, PM का मतलब वही जो अति छोटे कण होते हैं रेतीले वाले, मैंने बताया था प्रदूषक के कण जो होते हैं, ठीक है। तो ये इस समय समस्या बनाया हुआ है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो गई चैड में। और यहाँ पर पोल्यूशन का वजह क्या क्या है, तो भैया कई सारे फैक्टर हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, सब कुछ। तो दिमाग में आएगा कि दूसरा कौन सा है, दूसरा ईरान। ये याद, ये शहर का नाम किसी को नहीं पता होगा। जनरली आप सोच रहे हो किस तरीके के देश हैं, तो अफ्रीका तो विकसित देशों की सूची में भी नहीं आता, तब भी अफ्रीका के साथ में देख लो क्या स्थिति है। ये याद रहेगा अरुण, ठीक। और ये खबर कब की है? 17 अक्टूबर 2023 की, इससे भी लेटेस्ट कुछ नहीं, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आना चाहिए, सर अगर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड ये है, तो फिर सबसे कम पोल्यूटेड कौन है, सबसे साफ कौन सा देश है, सबसे बढ़िया कौन सा देश है? ये लो भैया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉप मार रखा है। ऑस्ट्रेलिया उन 7 देशों में से आता है, 25 देशों के अलावा। वैसे तो आपने इन देशों के नाम सुने होंगे, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये तो हमेशा सूचकांक में हर तरीके के आगे ही चलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहाँ बाजी मार देगा। ऑस्ट्रेलिया लीस्ट पोल्यूटेड है, सबसे ज्यादा चैड, CHAD, सबसे कम ऑस्ट्रेलिया। कोई डाउट? ये भी फैक्चुअल जानकारी थी जो बहुत सी किताबों में नहीं होती, क्योंकि उनको शौक ही नहीं। ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, कहाँ है इसके ग्लोब पे, बताओ। फुटबॉल कहाँ से हो गई? चलो अब ये लो, तुम्हारे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित, तो लो नक्शे के अलावा पहले लिस्ट ये थी ओल्ड, अब लेटेस्ट लिस्ट ये आई। टॉप 5 तो याद रखना, भूलना मत। यूपी वाले कुछ नहीं करेंगे, उन्हें टॉप 10 से खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। दिल्ली की रैंकिंग 388, ये स्कोर है इनका। ये स्कोर किसने दिया है? उस संस्था का नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बता चुका हूं उसके बारे में। तो सर नंबर 1 पे दिल्ली, नंबर 2 पे बीकानेर, भिवाड़ी, हनुमानगढ़, उसके बाद नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा, 7 पे मेरठ है, गाजियाबाद तो हमेशा रहता ही था, पहला नंबर रहता था, पहला रहता। आ जाओ ऐसे देख लो, इसमें मैंने पुराना डेटा भी दिया, कंपेयर कर दिया। अभी का एक और लेटेस्ट डेटा भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये जानकारी आपको होना चाहिए। अभी PCS में तथ्यात्मक अध्ययन है। आ जाओ विशाल। और बच्चे आ रहे हैं? कोई दिखे थे? भैया कोई नहीं आ रहा? इसमें 9वें नंबर पे बेटा जो आ रहा है, राजगीर, ये दोनों बिहार में है, ठीक है। हाँ राजगीर तो बिहार में। हाँ, अरे आरा भी बिहार में, आरा गए है ना, आरा में सेंटर ही पड़ा था। अरे आरा, सोनपुर बिहार, राजगीर, चंपारण, पटना, लड़कों से पूछता भी नहीं। ऑप्शन नहीं, कोई बात नहीं। तो ये समझ गए, ये ध्यान रखना डेटा। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी तो आना चाहिए, सबसे साफ शहर इंडिया में कौन सा है? कौन बताएगा? अभी देखना सब बताएंगे गलत। बोलो बोलो। हाँ, इंडोर के मामले, साफ सफाई के मामले में है, वो क्लीन के मामले में पोल्यूशन। बताओ भैया, क्लीनिस्ट में इंदौर था 2021 का, लेकिन लेटेस्ट डेटा बदल चुका है। अभी भी ये क्लीन में है, पोल्यूशन में नहीं है। पोल्यूशन में फिर लेके जाऊंगा, इम्फाल आएगा, इम्फाल अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ। पहले ये भी ध्यान रख लेना, ये भी देख लेना, फिर इधर अभी रुक जाओ, आगे लेके चलेंगे भाई, काहे परेशान। ये वाले लिख लिए। ये जानकारी देता कौन है?
CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल, बिल्कुल सही, ठीक। अब ये याद रखना, साफ शहरों में, क्लीनेस्ट में, खैर ये भी छोड़ो, ये याद रखना। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के किसे प्रदान करे गए थे? PCS में मिल जाएगा तुम्हें, तो सूरत को सबसे स्वच्छ शहर है, ये ध्यान रखना कि लीग में इंदौर के साथ शामिल हुआ। और सबसे पोल्यूशन फ्री कौन सा है? इम्फाल, ये ध्यान रखना। अभी आगे आएगा क्योंकि स्लाइड में थोड़ी सी आगे पीछे हुई है, बट डोंट वरी, वी हैव स्लाइड्स हियर। हाँ ठीक, बात तो बहुत स्लाइड है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये ध्यान रखना, कुछ इन्फोग्राफिक जानकारी है, ठीक है। ये इप्सम जिप्सम ये तुम्हारे मतलब का नहीं है, बस एक डायग्राम था तो बढ़िया लगा डाल दिया इसमें। अब शुरू करते हैं मेन चीज से, ठीक है। पढ़ो, उसमें लिखा है कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, चलो अभी और 15 मिनट आएंगे, शुरुआत है बेटा। लो जरा बताओ, पहले मैं तुम्हें फोन पे कन्वर्सेशन दिखाई ना, अब 2 सवाल के जवाब, मजा आएगा। 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे वे पृथ्वी की सतह पर कर सकते हैं, सत्य या असत्य? उत्तर का स्पष्टीकरण प्रदान करें। बताओ भाई, कौन बुद्धिमान व्यक्ति बताएगा कि चांद पर हम खड़े होके उतर के सीधे सब कुछ निकाल के, ऑक्सीजन तो छोड़ दो, वो तो जिंदा रहने के लिए, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो बात हो जाएगी क्या? क्यों 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 नहीं हो सकती? बताओ। तभी तो मैंने कम्युनिकेशन के लिए तुम्हें दिखाया, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। ये तो बात कर रहे हैं यहाँ पे पीलीभीत में, चांद पे काहे नहीं बात हो सकती? मजा आ गया। क्या चाहिए? डीपी, लिपि, वजाहत। पशु पालो, गलतफहमी ना पालो। तुम्हें घर वालों ने किसने कह दिया तुम तैयारी में आ जाओ? योगी जी को और 6-7 योजना ऐसी लानी पड़ेंगी तो तुम्हारा विस्तार पूर्वक कुछ और व्यक्तित्व का परीक्षण करके तब जाके अध्ययन के लायक बनोगे तुम। यहाँ मैं सीधे कह रहा हूँ कि क्यों नहीं कर सकता, तो बेसिक लॉजिक है कि चंद्रमा पर क्या नहीं होता। चंद्रमा पर देखो, इससे वॉइस कभी भी ट्रेवल नहीं करती बिना किसके एयर के। अगर वैक्यूम होगा, कहीं पे कुछ भी ऐसा होगा जहाँ एयर नहीं होगी, एयर में कण होते छोटे छोटे, तो भैया वो एयर तुम्हारी आवाज को लेके जाती है। ये ध्यान रखना, चंद्रमा की सतह पे है ही नहीं वातावरण, एयर कुछ है ही नहीं। तो जब एयर ही नहीं है तो फिर बात कैसे होगी? एक बेसिक लॉजिक था। चलो आगे बढ़ते, चलो ये पढ़ो, ठीक है। अब तुमने अपने आसपास ऐसा शोर शराबा देखा होगा। अर्थ पे तो पॉसिबल है, वातावरण है, एयर है, एयर में गैसें हैं, गैसें टहलती घूमती हैं। जब तुम बोलते हो कुछ यहाँ से वहां तक पहुंचने में, तो यहाँ पर जो वातावरण में हवा फैली हुई है वही, तो उसकी वजह से तुम्हें सुनाई देता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। पढ़ा है कि नहीं? साइंस, जनरल साइंस। क्या साउंड, क्या लाइट को भी चाहिए होते हैं कुछ ऐसे कण जिससे छू करके बुझाए? नहीं, लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। साउंड तेज चलती है कि लाइट तेज चलती है? बताओ। लाइट तेज चलती है। बिजली कड़कने से पहले आवाज आती कि नहीं? लाइट बाद में दिखाई देती है, आवाज पहले आती है। चलो ठीक, पढ़ना। अरे साउंड ट्रेवल करती फास्टर। लो भाई, तुमने ये सब सुना होगा। अरे वो तुमने देखा नहीं होगा, डीजे गोलू वोलू टाइप गानों में आता नहीं है, डीजे मुकेश, डीजे सुरेश, डीजे गोलू, ऐसा कुछ होता है ना, सुना होगा। अरे आज का टॉपिक है साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, उस पर लेके जा रहा हूँ, हामी तो करो जी सर। हाँ तो भैया देखो गाना, ठीक है। कौन कह रहा गाना जूम कर दो, देख लो। ये तो देखा ही होगा, बैंड बाजा बारात। जब तुम्हारे मोहल्ले में से बैंड बाजे बारात आते हैं तो रात में पढ़ाई नहीं हो पाती। अब वो डटे पड़े। अरे भैया तुम खुश हो, बाकी सब दुखी, तुम अपनी खुशी कहीं और मना लो जाके, चले जाओ। लेकिन ना पूरे शहर को बताना है कि हम ब्याह कर रहे हैं, वो भी दहेज लेके। खैर, तो ये हो गया ड्रामा। इसके बाद अब और आगे बढ़ते हैं। लो और देखो, ये तो देखा ही होगा, नेताजी अपने झूठे वादे परोस रहे होते हैं तो उसके लिए भी उनको स्पीकर और नॉइज पोल्यूशन करना होता है। ऐसी चीजें आपने देखी होगी ना, लगा हुआ भैया, नेताजी कह रहे हैं भाइयों बहनों मित्रों, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर दूंगा, बस मेरी एक समस्या मैं क्या जीत पाऊं। तो तुम उनकी समस्या दूर करो, वो तुम्हारी समस्याएं बढ़ाएं, है ना? ऐसा ही तो होता था। चलो अब आ जाओ, लो इस पे बेसिक चीजें पढ़ लो, फिर तुम्हें लेके चलता हूँ कि नॉइज पोल्यूशन है क्या। तुम क्यों इसे चलाते हो, तुम्हारा समझ नहीं आएगा। और फालतू चीजें पढ़ के बैठ जाते हो, तुम पता नहीं क्या। समझ लो, ये सारी चीजें क्वेश्चन है इसमें बने हुए।
श्रवण सीमा क्या कहते हैं? श्रवण सीमा का मतलब यही है तुम्हारी कितनी साउंड लिमिट है, उस आवृत्ति सीमा का वर्णन करती है जिसे मनुष्य या जानवर सुन सकते हैं। हम कितनी साउंड सुन सकते हैं, हियरिंग रेंज हमारी कितनी है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। इससे ऊपर गए तो बस कान से खून आना। ये हर्ट्ज किसने दी थी इकाई? तो एक साइकिल जो आवाज की होती है, एक मैंने बात बोली वो तुम तक पहुंची, तुमने सुनी, ये एक साइकिल हर्ट्ज कहलाती है। इसको साइंटिस्ट को देने वाले जर्मन के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेनरिच हर्ट्ज, उनके नाम पे लिखा गया है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जनरल साइंस में लूसेंट वाला ज्ञान पीसीएस में आता है। किस साइंटिस्ट ने टीवी बनाई, किस साइंटिस्ट ने बीवी बनाई, तो समझ गए? ध्यान रखना, हर्ट्ज का मतलब एक साइकिल जब पूरी होती है साउंड की, कितनी फ्रीक्वेंसी, 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली। चलो फाइनली ये मैंने जो प्रश्न पूछा था कि चंद्रमा पर ध्वनि क्यों नहीं सुनी जा सकती, चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हैं, लो पढ़ लो। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल या माध्यम, कोई वातावरण नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर कोई ध्वनि नहीं सुनी जा सकती। चंद्रमा की सतह पर एक दूसरे से बात करते समय अंतरिक्ष यात्री रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। ऐसे करके वही बागी, हेलो चार्ली 1 2 3 1 2 3 पुलिस वाले हैं ना, किसी घर में होंगे तो देखना उनके पास जो वायरलेस होता है रेडियो तरंगों के जरिए, तो उस पर आवाज आती है, तो उसके माध्यम से क्यों बात करते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल है ही नहीं। बेसिक लॉजिक। तो अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि क्या चंद्रमा पर ध्वनि प्रदूषण हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा सर? वातावरण ही नहीं है सर, कितना भी चीख लीजिए वहां पे। लो, नॉइज प्रदूषण का मतलब होता है ऐसी जो भैया अवांछित आवाज। ये जो अवांछित वर्ड है अनवांटेड, इसे तुम एयर में डाल दोगे तो एयर पोल्यूशन, वाटर में डाल दोगे तो वाटर पोल्यूशन, सॉइल में डाल दोगे सॉइल पोल्यूशन। ऐसी नॉइज में अगर तुमने अनवांटेड वर्ड लिख दिया कि ऐसी अवांछित आवाज जो नहीं चाहिए, अगर वो तुम्हें मिल गई तो क्या कहलाती है? नॉइज। ये डेफिनेशन याद रहेगी। अब एक मजेदार चीज बताता हूं, उसको तुम याद रखना। प्रदूषण जो सीधा असर दिखाता है, कैसे? सॉइल पोल्यूशन पे सब्जी लगेगी, सब्जी खाओगे, हो सकता है साल भर में किसी को कैंसर हो। एयर पोल्यूशन में तुमने एयर ब्रीथ करी, रोज तुम मोटरसाइकिल से 10 से 5 ऑफिस जा रहे थे, घर आ रहे थे, सो जा रहे थे, 1 महीने बाद बीमार पड़ोगे, थोड़ा समय लगा। पानी पियोगे 10-5 दिन बाद बीमार पड़ोगे। लेकिन ये समस्या ऐसी है जो सीधे अभी अगर इस कमरे में तेज आवाज होने लगेगी तो तुरंत ही प्रदूषण का असर दिखेगा, कान बंद कर लो। तो ये एक ऐसा पोल्यूशन जिसका सीधा प्रभाव उसी समय पर देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अब ये कुछ लिमिट समझ लो। ये लिमिट का मतलब डेसिबल में नापी जाने वाली इकाई, लेकिन कितनी कहां पर अलाउड है, अनुमति है। अगर दिन की बात करो तो 45 डेसिबल तक दिन में अड़ोस पड़ोस में अगर आवाज आ रही है तो तुम पुलिस के पास जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही समय रात का हो जाए तो 35 डेसिबल। कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि रात में जो डीजे लगे होते हैं उस पर लिखा होता है बजने का समय डीजे की रात्रि 10 बजे तक। उसके बाद अगर कोई डीजे प्ले करता है तो तुम 112 मोबाइल नंबर डाल करके बिना अपना नाम बताए गोपनीय भी रख सकते हो नाम। ये पहले सुन लो कि तुम घबराओ, हमारा नंबर पहुंच गया। एक तो सब कंप्लेंट से घबराते बहुत हैं। कंप्लेंट गवर्नमेंट ने बनाई कि हम तक शिकायतें पहुंचे, जनता डर रही है हम पे ना शिकायत दर्ज हो जाए, तो कैसे कंप्लेंट पहुंचेगी? ये सब बेवकूफ़ी की बात है। जब आप झूठी कभी भी FIR लिखवाओगे तब आप खतरे में आओगे। अब सत्यता बोलने में डर कैसा? सिंपल सी बात है। तो समझिएगा, अगर आपका पड़ोसी जो है वो तेज आवाज में रात में डीजे बजा रहा है, घर से आवाजें आ रही है डीजे गोलू, डीजे मुनीस, वाह, तो ऐसी आवाजें अगर 35 डेसिबल से ऊपर चली गई तो भैया तुम कंप्लेंट कर सकते हो। सर ये डेसिबल नापेगा कौन? हाँ ये तो समस्या है, बताता हूँ। उसके बाद खतरनाक 80 डेसिबल, ये 80 डेसिबल। अब ये डेसिबल की इकाई मैंने तुम्हें क्यों बताई, बताता हूँ। ये पकड़ो सीधा तुम्हारा PCS एग्जाम का 12 जून 2022 क्वेश्चन आया है, लो कर लो सॉल्व, हिंदी में कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन बना है सीधा डेसिबल, इसलिए मैंने कहा ना कि बेसिक से लेके जाऊंगा, NCERT से ऊपर तक लेके जाऊंगा, ताकि तुम्हें अब आवाज पता चल जाए। चंद्रमा में क्यों नहीं आवाज आती? आवाज हर जगह आ रही है क्योंकि वातावरण है, लेकिन वातावरण में कितने डेसिबल तक की आवाज अलाउड है, जरा इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। चलो बेटा पीछे करो, ये IAS तक लेके चलेंगे। नहीं बन रहा?
ठीक, कोई बात नहीं, अभी बनेगा, अभी बनेगा, रुक जाओ, परेशान मत हो ना, मैं बताता हूँ, इसे याद कर लो, इसमें साफ दिख रहा है ना, लो, उसके बाद फिर बनाएंगे। ये लिमिट है दिन और रात की। रेजिडेंशियल मतलब समझते हो ना, रहने वाले क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, कमर्शियल, व्यवसायिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक क्षेत्र। साइलेंस जोन मतलब जो अस्पताल के या स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, साइलेंस जोन। अरे सब छोड़ दो, लाइब्रेरी गए हो, लाइब्रेरी में एक पोस्टर लगा होता है कि आवाज बिल्कुल नहीं, तो ये लिमिट याद रख लो। इस पे क्वेश्चन आज से 20 साल बाद भी बनेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ज्ञान है, ना ये लिमिट बढ़ेगी ना घटेगी। व्यावसायिक एरिया में दिन में, इस समय दिन में अगर तुम अपने घर में गैस, ईंधन, वॉशिंग मशीन, जनरेटर, फ्रिज कुछ भी चलाओ तो 55 डेसिबल तक की आवाज होनी चाहिए। लेकिन तुम रात में मिक्सी चला रहे हो और तुम्हारे 10 पड़ोस के घरों में आवाज चली गई तो वो करेंगे कंप्लेंट 112 नंबर पे। आवाज बात समझ में? तो रात में 45, दिन में 55। कमर्शियल क्षेत्र, कमर्शियल तुम्हारे घर के आसपास में ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे टीन पीट पीट के पीपे बनाते हैं, समझना मेरी बात को। तो उनको भाई पीपे और टीन पीटनी है, तो हम उन्हें कितनी आवाज दे देंगे? 65 की। चलो तुम दिन में थोड़ा शोर शराबा कर लो, क्योंकि ये पीपे बनेंगे नहीं तो तेल भी इसमें स्टोर होगा। लेकिन अगर रात का समय आ गया तो वो भी 55 डेसिबल तक आ जाएंगे, समझ रहे हो? और ये 55 डेसिबल भी तुम्हें कष्ट देती है, तो तुम इसके लिए भी फोन कर सकते हो जब विशेष मौके हो, जैसे एग्जाम, समझ रहे हो कि हमारा एग्जाम चल रहा है IAS PCS का, हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे लेकिन फिर भी इसको जेल पहुंचाएंगे क्योंकि हम IAS हैं। तो उसके बाद अगला इंडस्ट्रियल क्षेत्र। इंडस्ट्री मतलब शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री से वैसे तो आवाज नहीं आती, लेकिन शुगर फैक्ट्री से 3 टाइम पहले हूटर बजता था, हॉर्न। अब आती है, सुनाई देती है? अभी बजता है। वो किस चीज का होता है? वो शिफ्ट चेंज का होता है ना, होता है। अगर तुम्हारी शुगर फैक्ट्री में साइलेंस नहीं लगी हो एकदम और बहुत ज्यादा आवाज हो तो ये आवाज 75 डेसिबल तक अलाउड है दिन में, और रात में 70। अगर इससे ज्यादा आवाज कर दी तो तुम इनके खिलाफ केस कर सकते हो, मजा आ जाएगा, फिर तुम जीत जाओ। अभी मथुरा में सारी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे इसी पॉल्यूशन। अब आ जाओ उस पर, देखो शांत क्षेत्र। इसमें शांत का मतलब है कि यहाँ फुसफुसाहट भी नहीं आती, ऐसी वाली भी नहीं आती। ऐसे भी आ रही तो क्या नहीं आ रही ना? आ रही ठीक है, मत करियो। 50 डेसिबल दिन में और नाइट में 40 डेसिबल। तो ये जो फुसफुसाहट भी होती है ना, ये विस्परिंग कहते हैं इसे, तो ये विस्परिंग भी नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखना। और ये जो मानक है ये मैंने सेट नहीं करे, ये भैया बाई बर्थ सेट होके आए हैं। अब तुम जरा इसको सॉल्व करने का प्रयास करो फिर से बुद्धि तीव्रता के साथ। घर के पास चलाऊंगा 55, शांत क्षेत्र 50, औद्योगिक सर कितना रहेगा? औद्योगिक फैक्ट्री वाला है, फैक्ट्री 70, व्यापारी टीन पीटा पीटेंगे, मतलब टीन का पीपा पीटेंगे 65 तक। इसका सही उत्तर है 3, तीसरा। अब बन जाएगा तीसरा वाला, बन जाएगा। तो डेसिबल याद करने का तरीका है, आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि कहाँ कम बढ़ होगा। अपना वाला तो याद ही रखना कि तुम घर में रह रहे हो 55-45, 55-45, 55 ज्यादा वाला दिन में, कम वाला रात में, ये याद समझ गए? क्योंकि सवाल सॉल्व करना आना चाहिए प्यारे बच्चों। ये लो, तो सर अब दिमाग में ये भी तो आना चाहिए ना कि जो आपने बोल दिया कि रात, तो रात कितने बजे से गिनी जाएगी, दिन कितने बजे से गिना जाएगा, ये लिखा है। दिन का समय सुबह 6 बजे से रात के 10 तक, इसलिए डीजे कितने बजे बंद हो जाता है? ये नियम है, लॉ में लिखा है, इसलिए डीजे वालों का 10 बजे का टाइम करा गया है, क्योंकि ये नियम है। कौन सा सब नियम है? वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1921। आप समझे? 10 बजे का टाइम क्या चाहिए? इन्हें 2 बजे तक बैठ, देख लो भैया, अच्छी शादी में जाए, मुकदमा दर्ज करना है, इनका पैसे उठाएंगे मोटे लोग। 2 बजे तक हल्के से नारा लगा रहे हो संजय भैया जिंदाबाद, देखा, देख रहे हो ये सब चल रहा है देश में। शिक्षा क्षेत्र में 1.5 घंटे से ऊपर ज्यादा नहीं पढ़ाने दिया जा रहा, वहां 2 बजे तक डीजे बज रहा है। चले तो ये, और रात का समय कब से? सर जब 10 बजे दिन ओवर हो रहा है तो भैया इनकी रात कितने बजे शुरू हो जाएगी? 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। ये टाइम याद रखना, PCS पूछ लेगा। और कौन सी धारा है? तो 2 का ए से ऑडियो, ए से ऑडियो, ए से ऑडियो, ऑडियो ऑडियो ऑडियो, धारा 2 की। 2 कान ऑडियो सुनने के लिए बने हैं। ट्रिक, इससे बेसिक तुम्हें क्या याद दिलाऊं? सही है, 2 कान ऑडियो सुनने के लिए बने, तो धारा 2। अभी 1981 खुद याद कर लेना, मम्मी की डेट ऑफ बर्थ होगी तुम्हारे, डेट ऑफ ईयर तो पूछ लेना, मम्मी 1981 हो क्या? 2A, तो मम्मी बेलन लेके करेंगी 1A। समझ गए? ये ध्यान रखना, ये चीजें ध्यान रखना। चलो
अब लो भाई ये देखो, विशेष मैसेज 14 फरवरी के लिए, है ना। तो तुम पहले ऐसे होगे फिर लास्ट में ऐसे हो जाओगे, तो इसलिए सावधान है, सतर्क है, इंडिया फाइट्स, ठीक है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा वो मीटर जिससे नापा जाएगा कि तुम्हारा पड़ोसी कितनी ध्वनि प्रदूषण कर रहा है। ये कहाँ मिलता है? मैं नहीं कह रहा ये खरीदो, फालतू की चीजें अमेज़न पे उपलब्ध है, लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, तुम्हारे आसपास आवाज आती है, तो वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा कि इतनी ठोका पीटी चल रही है जो हमारे घर के बेडरूम तक आ रही है, तो वैसे पुलिस को कंप्लेंट कर दो। लेकिन इसको नापने के लिए डेसिबल स्केल आता है, देखो इसमें सारी इकाइयां लिखी, 30 डेसिबल हल्के हल्के कान में बोलना, 40 बारिश जो गिरती है ना, बारिश उसकी भी जो तुम्हें आवाज आती है वो 40 डेसिबल है। तो इस डायग्राम को मैंने इसलिए डाल दिया कि इतने सारे बिंदु तुम्हें याद कराने से बेहतर है कि तुम एक रेंज बढ़ती से याद रख पाओ, कल को वो पूछ ही ले। और ये पूछा है, पता है 2016 में लेखपाली का प्रश्न क्या था कि ट्रैक्टर की आवाज आती है, जो ट्रैक्टर चलता है खेतों में खट 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 खट, वो कितने डेसिबल की आवाज बनाता है। तो मैंने उसमें लेखपाली में उस क्वेश्चन को बोला करके कहा, थोड़ी देर में कहोगे बाबू रो रहा है तो उसकी आवाज कितने डेसिबल जा रही है। बाबू मतलब बच्चा, छोटे बच्चे को बाबू कहते हैं, बंदे लोग। चलो देखो, उसके बाद ये गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी 70 डेसिबल, ट्रक 80 डेसिबल, घर पे ड्रिल मशीन ड्रिल 90 डेसिबल, दिल की धड़कन कितने डेसिबल की होगी, सुनाई देती है क्या? तो 30 से तो नीचे ही लगाना चाहिए। जेट प्लेन का याद रखना, जो से जाता है बरेली में एयरफोर्स में 130 डेसिबल, बेटा ये याद रखना। पुलिस का सायरन 120 डेसिबल, ये याद रखना, समझ गए। और अगर कोई शहनाई बजाता है तो कितनी गलती भैया, 110 डेसिबल। ये थोड़ी चीजें हैं डायग्राम के, आप इसे 2-4 बार दिन में देख लिया करोगे, याद आ रही है तुम्हारी, तो ऐसे डायग्राम खोल लिया तो ये याद हो जाए डायग्राम किया, ठीक है। सिटी ट्रैफिक 70 डेसिबल, ऐसे याद करना, दिन में 4-4 भागों में बांट लेना, 30, 40, 50। जब फ्रिज खोलने जाओ तो फ्रिज खोलने जाने के लिए कहना 50 डेसिबल, 50 डेसिबल, तो दिमाग सेट हो जाएगा। जब फ्रिज का नाम याद आएगा 50 डेसिबल। अरे होता ही है, बच्चों बचपन में कोई में क्यों रटवाई जाती है, उनको ज्यादा अच्छे से याद रहती, अभी तक याद रहती है। तो चीजें याद करना और रट्टाफिकेशन भी कभी कभी काम होता है। इस चीज की हंसी आती है। लो भाई इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। मजे की बात ये है, डेसिबल का आविष्कार किसने करा? डेसिबल इकाई का किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। पढ़ लो उस बेचारे के बारे में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सिर्फ यही बनाया, और क्या क्या बनाया बताओ। अब कोई इसे थॉमस अल्वा एडिसन समझ लेना, नाम लिखा तब भी, बोले कोई थे ना जिनकी कहानी पड़ी थी, ट्रेन में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आग लगा दी, बल्ब बना रहे थे। हाँ बस सही है, वो है ऐसी। चलो पढ़ो इधर। आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर डेसिबल ध्वनि की तीव्रता। ऐसा यूनिट पता है किसी को? ऐसा यूनिट क्या होते हैं? वेरी गुड, स्टैंडर्ड। अरे भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है मेजर करने के लिए। जैसे आप ये स्केल पे नापते हो, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मास, वेट, ये कैसे नापते हो? ऐसा यूनिट बोलते हैं उन्हें। तो जो ऐसा यूनिट होता है वो आवाज का क्या है? डेसिबल। सामान्य बातचीत जो भी कक्षा में हो रही है उसका डेसिबल है 60, और लिखा है एक लकड़ी की दुकान का शोर स्तर लगभग 100 डेसिबल होता है। एक चैन सॉ जहाँ पर लोहा पीटते हैं उसका डेसिबल 110 होता है। देखो ये ऐसी रट्टाफिकेशन चीज है जो यूपीएससी को पता है कि बहुत मन से बच्चा रटेगा तभी कर पाएगा। तो ऐसे भयानक क्वेश्चन को डाल दे और तुम्हें सही अंदाजा ना याद रह पाए, छोड़ देना, सीधी बात। सारे प्रश्न नहीं करने होते। अभी तक कट ऑफ ऐसी नहीं गई है कि 150 प्रश्न आए और 150 को इंटू 2 करके कट ऑफ चली गई है 300, 350, ऐसा कभी नहीं होगा। 50% का ही चल रहा है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इतने बुद्धिमान नहीं है। अब जिस दिन मैं 50 साल पढ़ा लूंगा, 60वें साल पे पढ़ूंगा, साल पूरा पेपर सॉल्व कर लूँ, फिर मैं बनूंगा एक्सपर्ट फैकल्टी 25 साल से, नहीं 150 साल। समझ गए? चलो भाई देखो, तो ये याद रखना अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। देखोगे अलेक्जेंडर कैसे दिखते थे? अरे सर अब क्या ही कर सकते हैं, लो देखो, ठीक है, ये रहे अलेक्जेंडर बाबा। और ये याद रखना इनकी, हाँ रहेगा ये तो बिल्कुल।
याद रखना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की प्रतिभा श्रृंखला बहुत विस्तृत है। सिर्फ डेसिबल नहीं, टेलीग्राफ, फोटोफोन, हवाई वाहन, हाइड्रोप्लेन के पेटेंट भी शामिल थे। और इन्होंने इतना ही नहीं, समाज भी बना दिया था, सोसाइटी, ये याद रखना, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। अब क्योंकि जब भी ये पीसीएस में प्रश्न आएगा ज्योग्राफिक सोसाइटी, नीचे लिखा होगा लेमार्क, इस तरीके के नाम होंगे, ड्रबिन, समझिए ना, सॉरी डार्विन वाली थ्योरी, डार्विन वाली, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी बनाई किसने? ग्राहम ने। तो वो तुम्हें घुमा देते हैं कभी कभी, कुछ तथ्य भी जरूरी होते हैं ना। अरे उससे क्या मतलब, जितना मुझे टाइम उतना मुझे डालो, चलो कोई बात नहीं, चलते बजे का टाइम है, 10-5 मिनट लेट हो जाता है, कोई रैंडम कोई समस्या नहीं है इससे। तो टाइम लिख के कोई आप संसद में थोड़ी ना आ रहे हैं कि आपको टाइम की पेनल्टी लग जाएगी यार, बच्चे हो, थोड़ी बहुत चीजें देखो, एकदम स्ट्रिंजेंसी के साथ अगर कोई नियम फॉलो करोगे ना तो जनता रिटेलिएट कर देगी, मानेगी नहीं। अगर मान के चलिए यही हो जाए कि विधि का पालन बिल्कुल ठीक से करें, तो फिर तो तुम फोन पे जितनी और ये बीमा वाली कंपनी को भड़का देते हो ना, रख फोन नहीं चाहिए 5 करोड़ रुपए का लोन, तो कुछ नहीं हो पाए पूरी दुनिया में। तो इतना मतलब है करो चीजों से, बी स्ट्रॉन्ग, सीधी सीधी बात है, लॉयर का काम ही है, इसका पर्सनल सजेशन। चलो फिर एंटर करते हैं, ये होगा नॉइस पोल्यूशन। याद रखना बेटा, नॉइस पोल्यूशन का मतलब ही यही होता है, ध्वनि प्रदूषण का अर्थ यही होता है जिस आवाज की वैल्यू डेसिबल की इकाई में ना नापी जा सके, ऐसी अवांछित आवाज जो तुम्हारे कानों को बहुत कष्ट पैदा कर रही है, या इतने डेसिबल फ्रीक्वेंसी पे आई है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। अब यहाँ पर एक चीज और, विश्व स्वास्थ्य संगठन नाम की एक चीज होती है, पता है सभी को, WHO होती है। WHO इसने कोविड में बड़ा कमाल करके दिखाया था, दुनिया में कोविड फैल रहा था, ये कह रहे थे नहीं है, जब फैलने लगा तो बोले है, इंडिया में जो वैक्सीन चल रही थी कह रहे थे रोक दो, चाइना को इल्जाम से बचाने वाले ये लोग थे, इनने साफ साफ स्टेटमेंट दिया था नहीं नहीं चीन से कैसे फैला, चीन से कैसे फैला। अरे भैया तुम्हारे चीन से जो भी संबंध हो, फैला तो फैला बीजिंग की लैब से, सीधी बात, वुहान। अब आ जाओ इधर, हाँ चाहिए, अब आ जाओ। WHO ने एक इकाई बताई है कि 45 डेसिबल दिन में और 35 डेसिबल रात में ये सबसे ज्यादा लाभकारी है। तो इनकी इकाई और नीचे चली गई, उधर हम 55-45 पढ़ रहे थे, ये तो 45-35 तक चले गए। तो इनकी इकाई जरूर याद रखना, अगर WHO का नाम आया तो आवासीय क्षेत्र में 55 की जगह तुम्हें 45 जाना पड़ेगा, समझिए, क्योंकि वो किसका था, CPCB का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये किसका है, WHO का, WHO इंटरनेशनल में गलत हो गया, देख लिया। नॉइस पोल्यूशन से क्या क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, जैसे मान के चलो बाजार हर समय बीच में ये बता दो, तो आवाज से इनकी जो इरिटेशन है, जैसे शाहरुख खान की किरण राइट यहाँ से तब तक चैनल बदल दो 3 बार, जब तक वो की किरण कर रहे हैं यहाँ हमारे पिता ही 4 बार चैनल बदल देते हैं, तो वो नॉइस पोल्यूशन ही लगती है उन्हें। अब होगा किसी फेवरेट, हमारा तो नहीं, हमारा तो वही अपना सनी देव है ना, हमें उससे भाई ग्रो, हाँ चलो वही बढ़िया नहीं हो, चलो इधर आवाज से होने वाली समस्याएं क्या होती है, तो भैया ये होती है इरिटेशन होता है। कौन सा इरिटेशन होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता है, तभी कहते हैं कि भैया इन्हें एकदम शांत वातावरण में रखो। कुछ लोग पार्टी में जाना पसंद नहीं करते, उन्हें आवाजों से सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर जो ऐसे लोग हैं उन्हें सच में मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, वो लिखा है, और एनॉयंस हो सकती है। एनॉयंस का मतलब गुस्सा आना कि फोड़ दें स्पीकर, लेकिन फिर बाद में थोड़ी देर बाद देख रहे हैं डांस करना, तो ऐसे भी नहीं होना है। अगर आपको सच में कोई ऐसी समस्या है तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव सीधे आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, इसलिए ध्वनि वाले इलाकों से जरा बच के रहें। क्या होता है, इससे आपकी आवाज भी जा सकती है, लॉस ऑफ हियरिंग भी जा सकता है, तो इसमें होने वाली कॉमन समस्या है। ठीक है, ये भी विधि समझेंगे कि सरकार रोड के दोनों तरफ पेड़ लगाएगी, ताकि पूरे शहर की जो आवाज होती है, जो दिन भर आती है, ये पेड़ आवाज को रोक लेते हैं, बीच में बाधा का काम करते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं, कम कर देंगे ना। तो आप देखो ना, एक तकिया लगा करके मुंह के सामने से कोई बोलेगा तो उतनी आवाज आएगी क्या, कम हो जाएगी। तो ऐसे ये भी थोड़ा अपना कमाल दिखाएंगे। इसे बोलते हैं ग्रीन मफलर या ग्रीन बेल्ट। चलो, तो नॉइज लेवल पे बात हो गई। अब देखो ये ध्यान रखना, सरकार ने एक संशोधन किया था, किसमें सर, तो उन्होंने कहा था कि नॉइज पोल्यूशन नाम का अधिनियम एक बनाया था, उसके नियम थे सन 2000 की।
इसमें सरकार ने एक चीज जोड़ दी जिसको प्यार से बोला जाता है साइलेंस जोन। साइलेंस मतलब सन्नाटा। अगर दो लोग बात कर रहे हो तो सन्नाटा चाहिए, शून्य शून्य शून्य। तो ट्रिक यही है कि दो लोग जब बात करें तो 000 वॉल्यूम होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं साइलेंस जोन। ये याद रखना कि कब आया था अधिनियम कंट्रोल रेगुलेशन 2000 में, क्या आया था, साइलेंस जोन की बात, याद है। इस साइलेंस जोन में उन्होंने बताया था 100 मीटर के आसपास अस्पताल, शिक्षण क्षेत्र, कोर्ट परिसर भी शामिल है। अगर अपने भी ड्रमंड के आसपास में बेमतलब के फालतू काम रोज होते रहे तो अपने लोग जा सकते हैं कोर्ट क्यों जा सकते हैं भैया, सीधी बात है, क्या है, देखो बच्चे पढ़ेंगे कि क्या आवाजें ही सुनेंगे। तो 2011 के मार्च में सरकार ने एक पूरा रिसर्च कराया था, जो भी कराया था, उसके बाद सरकार ने साइलेंस जोन डिक्लेयर कर रखे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इतना ही नहीं, मंदिर मस्जिद वाले क्षेत्र में भी, कि तुम भी रिलीजियस प्लेस में जरा साइलेंस मेंटेन करो। इबादत करने के लिए साइलेंस चाहिए। इबादत करने के लिए किसी धर्म में कहीं नहीं लिखा। स्पीकर ग्राहम बेल ने बाद में बनाए, लाउड स्पीकर पहले नहीं थे, तो क्या चीजें नहीं होती थी? समझ रहे हो कहाँ कहना चाह रहा हूँ? सब कुछ होता था, सारी धार्मिक एक्टिविटी पहले होती थी। स्पीकर जब नहीं होते थे, तो कहने का मतलब ये है कि साइलेंस जोन की जरा कदर करो। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि धार्मिक स्थानों पे भी थोड़ा साइलेंस रखो, क्योंकि ऊपर वाले को याद किया जाता है मन में शांत भाव से। ऐसे नहीं हे भगवान आ जाओ तो भगवान कहेंगे डरा दिया। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ड्रामा करते हैं ऐसे रिलीजियस प्लेसेस के आसपास में, तुमने देखा होगा, देवर लाइक सिर मार रहे हैं। चलो ये रहा साइलेंस जोन, ये रही साइलेंट जोन लाइब्रेरी, ठीक है। ये वो लाइब्रेरी है जो अच्छी स्टैंडर्ड की लाइब्रेरियां होती हैं। ये नहीं है ये यहीं पे ये जहाँ पे साजिश चल रही है, आओ उसमें आ जाओ, तुम्हें हम पढ़ाएंगे। खुद तुम इतने बड़े हो कि बॉर्नवीटा टाइम से पिए होते तो थोड़े और बड़े सकते। तो कहने का मतलब ये हाँ लिटरली वहाँ सब ज्ञान वाचन है। पुस्तकालय में वाचन का कोई काम नहीं है। हमने तो देखा है कि पुस्तकालय में ज्ञान वाचन चल रहा है। अरे तुम नहीं गए तो तुम पुराने वालों से नहीं मिलोगे। आई एम फ्रॉम DU, SSC, BSc, MSc, PSc सब, ठीक है। और भाई बॉडी डिस्क्रिप्शन PI, तो चलो देखो, खैर समझो, मुझे सब पता रहता है, डोंट वरी। बहुत स्पेसिफिक बोलता हूँ। मेरे कहने का मतलब है लाइब्रेरी चाहे कहीं की हो, वहाँ पर ऐसे ज्ञानवर्धक लोगों से प्रभाव में, जैसे कोविड होता है, कोविड ऐसे ही संक्रामक रोग और भी होते हैं। तो वो इंटेलिजेंस के झांसे में तुम्हें लेंगे, फिर झांसे में लेने के बाद तुम्हारे फोन के झांसे में लेंगे, फोन के झांसे से लेने के बाद एक दिन कहेंगे और सुनाओ आ नहीं रही हो आजकल, तब तुम भी इधर से लिख दो, तो उससे मतलब फिर युद्ध होगा, फिर तुम्हारी इमेज गिराएंगे। एक तो लड़कों को वास्तव में सबसे खराब चीज़ ये होती है, लड़कियों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने बहुत सोसाइटी में देखे लड़कों का, कि अगर कोई भी लड़की उनसे बात नहीं करेगी तो सबसे पहले इमेज पे काउंटर करेंगे। अरे वो तो बेकार इमेज की है। ये भूल जाते हो कि तुम अपनी सिस्टर से भी कह रहे हो कि तुम किसी से बात मत करना, तो फिर तुम किस लेवल की चीज़ें जज कर रहे हो? तो ये एक जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना कि लड़कियों को जज कर लेते हैं, अगर लड़की ने बात नहीं करी, शब्द समझ रहे हो ना, भाववाचक संज्ञा का वाचक काट दो, तो अगर वो चीज़ नहीं आई तो एक वो हो जाता है, होता है ना कि अरे वो तो नहीं बात करेगी। ये चीज़ ध्यान रखना, यूथ पे फोकस करने के लिए हमेशा, क्योंकि बच्चों में चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और खासकर इंटर कॉलेज के लड़के जो हैं, जो आजकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे तेजाब फेंकने की एक्टिविटी क्यों होती है? यही तो होती है कि तुम जबरदस्ती किसी के जोन में घुस रहे हो, वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, तो तुम डरा धमका के बात कराने की कोशिश करते हो। अब वो और निडर है, उसने कहा देख लेंगे तुम्हें भी। अब तुम फिर अपने नीचता पे उतरा है, तुमने भैया एक बोतल ली तेजाब की, फेंक दी, उसके बाद में फिर उसका पूरा जीवन बर्बाद। किसी को फांसी भी दे दो, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति का जो जीवन बर्बाद कर दिया है, उसके साथ अन्याय हो ही गया, सीधी बात समझो। तो ये याद रखना, इसलिए ऐसे अलार्मिंग लोगों से ना बड़ा दूर रहा करो कि आ जाओ हम तुम्हें ज्ञान देना, हम पे बहुत हम ले लेंगे, इंटरनेट पे फ्री मिलना, 499 वाले प्लान चलना, हम ले लेंगे, ध्यान रखना। चलो आगे ये याद रखिएगा, ये MCQ में पीछे मैंने करा दिया है। औद्योगिक वाली जो लिमिट थी वो मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है, ये उसी एक्ट से निकाली गई है। दोनों याद रखना, इंडिया की भी याद रखना, साथ में WHO वाले की कितनी थी, 45 से 35, वो याद रखना। उसके अलावा ये जो लिमिट है ये पीछे MCQ में लगा चुके हैं, वो MCQ कभी भूलना मत, वो MCQ रट लेना, वो MCQ भविष्य में आता रहेगा, ये ध्यान रखना। 100% आएगा। PCS उस क्वेश्चन को छोड़ देगा, पैट उठा लेगा, पैट भी छोड़ देगा, RO उठा लेगा, और उससे कोई परीक्षा ऐसी हो नीचे पोस्ट गार्ड वगैरह की और नीचे आते चले जाओ, वो उठा लेगा। वैसे तो बड़ी परीक्षा है पोस्ट गार्ड, छोटी परीक्षा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बनाओगे कहाँ से? वही तो क्वेश्चन बनाओगे ना जो क्वेश्चन बनाने के लायक है। प्रेसिडेंट पे सीटेट में हर साल क्वेश्चन बनते हैं, अब तो वो रिपीट ही करना शुरू कर दिए। प्रेसिडेंट किसमें आता है, 52 में, हर शिफ्ट में दे रहा है, हर बार दे रहा है, क्यों? क्योंकि बना ही नहीं पा रहा। चलो
नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, अब तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी हंसी आएगी, क्या कोई बता सकता है कि नॉइज प्रदूषण को कैसे कंट्रोल या नियंत्रण या रोका जा सकता है? सर रोक तो नहीं सकते क्योंकि दुनिया मूवी वैली नहीं हो सकती है ना, किसी एक के साथ एक कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया गूंगी बहरी नहीं हो सकती। और सर शब्द ही सबसे खूबसूरत चीज होते हैं, लड़ाई भी करा देते हैं, लड़ाई रुकवा भी देते हैं। तो याद रखना कि आवाज पे नियंत्रण करने के लिए सबसे पहला भारत में तरीका है कि रोडों की और वाहन की डिजाइन ऐसी बनाई जाए कि चलते समय खटखट खटखट की आवाज ना। अगर तुम में से कितने लोगों ने रोडवेज में सफर करा है और बढ़िया वाली जगह पर रोडवेज से सफर करा है, तो जब गड्ढा आता है खट से नीचे जाके गाड़ी आती है और जो सबसे पीछे बैठा होता है वो इतनी ऊंचाई तक कूद जाता है कि बस का सिरा है ना। क्यों ध्रुव की गली ये होता है ना, आपने कभी भी नोटिस किया होगा? अरे लग जाता है लिटरली। अगर आपकी हाइट ठीक ठाक है और नहीं भी है, तो मेरा एक दोस्त भी था, मतलब जब हम लोग 8th में थे तो कुछ बसें जो है ना पीछे से थोड़ी सी उठी हुई होती हैं, हाँ, उसमें अगर बैठ गए और पीछे बैठ गए तो सट से तुम लगने ही लगता। लोग अब जरा ये बताओ, इसमें कहाँ बैठोगे, कहाँ लटकोगे, कहाँ कूदोगे? ये तो मुझे लग रहा है बस टायरों पे है। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में हाथी की बात बसी ऐसी है जिसकी कई गुना कैपेसिटी है बाहर करने की, है ना भाई? देखिए जरा बस को देखिए, ऊपर एक चचा केतली लेके चढ़ रहा है, केतली ऊपर दिख रहा है। सबसे ज्यादा दुख में ये बनता है ये, क्योंकि इस बंदे ने खिड़की खोली थी कि रामकली को भी टायर पर पैर रखवा के खींच ले, लेकिन बस चल रही। अब रामकली पीछे रह गई, अकेले बैठे कुर्सी पे बैग रख के, उसमें 20 लोग बैठे हैं। अरे तुम लोग करे नहीं हो क्या रुमाल डाल के सीट का बैनामा कराने वाले? हाँ लिटरली। जब मैं, मेरा तो आए दिन का है ना, क्योंकि मैं सोमवार मंगल गुरुद्वारा जाते हैं, तो क्या हुआ कि हाँ ये एग्जैक्टली होता है। आप सब लोग, एक तो दरवाजा एक ही होता है चढ़ने का बस में, सबसे बड़ी समस्या ये है। हाँ मुझे पता है, पीछे इमरजेंसी वाला जो होता है, लेकिन पुरानी बसों में 2 होते थे, एक पीछे के लिए एक आगे के लिए। वो अभी भी देखने को मिलेगा, बदायूं चले लो, बदायूं में अभी भी प्राइवेट वाली बस में। तो क्या हुआ कि जब मैं बरेली, हाँ तो जब अरे बस जिस एग्जाम, जी हाँ जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहीं पे दूसरे, अब पूरा ध्यान नहीं है। कंडक्टर भी सरकारी और बड़ा इज्जतदार पद होता है, पटनी रोडवेज हो जाती है। तो अब समझिएगा, तो जब बरेली जाओ तो आगे से एक गेट होता है एंट्री का, सभी ने बस देखी, कोई नई चीज नहीं। अब जब बस में चले तो पीछे से देखा कि कुछ लोग दौड़ के आगे तो आ नहीं सकते, तो वो सबसे पीछे वाली खिड़की में हाथ डाल के अपना बैग छोड़ देंगे और वहीं खड़े रहेंगे। और जब कोई विश्वास न उनकी सीट पे आएगा, उससे कहते हैं भैया हमने अपना रुमाल डाल दिया, घेरे रही हो, हम अभी आ रहे हैं आगे से चढ़ के, कोई बैठ ना पाए। तो भाई अब वो रखा रहे हैं, अपनी सीट लड़ रहे हैं। और फिर लेडीज या जेंट्स, खासकर लड़के, भैया अपना जो पीछे बैग होता है अगर ज्यादा भारी है तो उतार के आगे कर दिया करो। और लेडीजों के बच्चे, एक जे लटका उसकी टांग पड़ रही है सीट पे, क्योंकि तुम भाई बिल्कुल ऐसे बैठे हो जैसे सपना बैठी, आप बोले कि निकल गई फुरकान जो सीट घेर ली है, अब फुरकान ले अभी जी के मुंह पे कम से कम 4 जूतों की छाप छोड़ दे। सही होता। मेरा तो एनकाउंटर और बस मेरे पास में बैठ रही है 6ठी क्लास की बच्ची, 6ठी क्लास का मतलब बहुत छोटी थी वो, अब उसने जो भौंकना शुरू करा है ऐसी। उस दिन मुझे पता चल रहा था कि बिरयानी खा के बचा लेनी चाहिए, अगर नहीं बचा पाते हो तो बिरयानी से कैसी स्मेल आती है। उसने पूरी खिड़की रख दी। अच्छा कंडक्टर बड़ा ट्रेंड होता है, कंडक्टर कभी बस नहीं रोकेगा, कंडक्टर कभी नहीं रोकेगा। उसकी जो सीट होती है उसके पास में खिड़की है, वो हमेशा स्मूथ चलेगी, सट से बंद करता ताकि एक भी बूंद का कण जो है वो आ ना पाए। अब भाई मैं उसे देख रहा हूँ और सोचो मेरे पास में ब्रेड पकौड़ा था सैटेलाइट की दुकान का जिसके अंदर पनीर था और मैं खाने ही जा रहा था। मैंने वो ऐसी जगह फेंका है कि जहाँ वो ब्रेड पकौड़ा भी ना दिखे किसी को। तो ये एनकाउंटर्स हुए। एनकाउंटर मतलब एक घटना कैसे क्या हुआ का जब मैं नहीं जाऊंगी कभी बस में लिटरली। तो और बैग वाले क्या करते हैं, बैग वाले भी ये करेंगे जैसे वो सीट पे जाते हैं जगह कम होती है तो वो ऐसे बैग घुसड़ते हुए जाएंगे, भाई आपके मुंह पे टाइगर की तरह धरियां बन जाएंगी, इनका बैग पकड़ जाएगा। सबसे वर्स्ट एनकाउंटर तो ये था कि मैंने बैग रखा, मेरे बैग में स्टील की बोतल थी, मुझे पता नहीं था स्टील की बोतल बैग से चल जाएगी। एक आदमी बैठे थे 65-60 साल के, वो सीधे स्टील की बोतल उनके सिर पे गिरी। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं चुपचाप बोतल लेके बस से उतर लिया, तो यही खड़ी थी रोड पे, मैंने बहुत मारे बोतल दौड़ा के मारे, तो घर में उतर गया। तो बेसिकली इसे बताने का मतलब है कि इंडिया में व्हीकल्स की डिजाइन और रोड की डिजाइन बहुत खराब है।
अब ये समझिए। अब आगे बढ़ते हैं, डिजाइन को जरा नजदीक से देखते हैं। लो रोडे भी देख लो, कृत्रिम तालाब। तुम्हें मैंने झीलें कैसे बनती है बताया था ना, ये वाली झीलें मानव बनाता है। अब सोचो इतने इतने बड़े गड्ढे हैं कि अगर तुम्हें इस रोड के बारे में हमेशा याद रखना, अगर तुम कहीं नए हो किसी शहर में तो भैया पहले ईंटा उटा फेंक के देख लेना गाड़ी से उतर के। अगर तुमने धोखे धाके में गाड़ी उतार दी, महाराष्ट्र में तो यही होता है कि सरोवर बने छोटे छोटे, पूरी गाड़ी धूप से चली जाएगी। इसलिए अंधा वगैरह फेंक के देख लिया करो कि भैया आवाज आ रही है, धूप से आवाज आई है, गए गए बच गए। फिर एक आध कोई ठेले वाले वाला जा रहा है उससे पूछ लिया करो भैया तुम यही क्यों, कहेगा हाँ, कहना ये इसमें उतर के देखो, तो बता देगा ना 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 मर जाओ। तो ऐसे वहां से गाड़ी मोड़ लेना, वरना इन गड्ढों में आपका स्मारक बनेगा, यादों का स्मारक, ये ध्यान रखना। तो इंडिया में सबसे बड़ी डिजाइन क्या है नॉइस की, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज समझो। ये चीज मैं नहीं कह रहा, इससे क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में व्हीकल्स की डिजाइन और रोड की डिजाइन ऐसी है। मैं तुम्हें एचडी में फील कराता हूँ, ये देखो ये अब ये बस चली बरेली वाली, ठीक, ये आया गड्ढा, उतर गई, आप फिर उठ गई, तो भाई क्या वाहन की हालत होगी, क्या रोड की हालत होगी, क्या लोग उसमें बैठे हुए। तो ये सारी चीजें क्वालिटी तो गिराती हैं, लेकिन आवाज बेपनाह बनाती है। खैर अब आगे बढ़ते हैं, लो जरा इसको सॉल्व करो। बताओ हरा मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है भैया? शोर। मफलर कब बांधते हैं? जब ठंड लगती है। लेकिन आप मफलर प्रकृति का मफलर यानी दोनों तरफ रोड के पेड़ लगाएंगे, क्यों? ताकि वो आसपास वाली आवाजों को ढक ले, आने ना दे। समझ गई बात? तो ये प्रश्न याद रखना, इसका उत्तर भी याद रखना। 2014 में, ठीक है, ये लीजिए, क्योंकि इनके अंदर एक गुण होता है, ये अपने सामने से जाने वाली चीज के प्रभाव को कम कर देते हैं। आपने ये देखा था कि दूषित वायु में से कार्बन निकाल ले रहा है अगला, दूषित जल में से उसको अपने अंदर अवशोषित कर ले रहा है, दूषित वायु की। तो अगर कोई भी अब भी चाय की टपरी पे जाके ये कहता है कि पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलती है, नहीं, 1000 से ज्यादा गुण है इस पेड़ के। अब तुम यूपीएससी लेवल के हो, तुम पोल्यूशन का पॉइंट रख सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग का पॉइंट रख सकते हो, तुम स्पीशीज का पॉइंट रख सकते हो। यही तो यूपीएससी के बच्चे की समझ होती है। बात समझे? एक यूपीएससी का बच्चा भी इतनी नॉलेज रखता है, तथ्य जाने, लेकिन वो बच्चा जो कभी स्कूल ही नहीं गया वही कहेगा पेड़ लगा दो, उस पर हम डिजाइन बनाएंगे, ऐसे वाली दिल बनाएंगे, तीर निकालेंगे, तीर। अब इंडिया में तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि सर इतना प्रदूषण चल रहा है, तो इंडिया में रोकने के लिए नॉइस पोल्यूशन को कोई नियम भी तो बनाए होंगे। तो जी हाँ, आपके लिए कानून है। ये सर एचडी डायग्राम कैसे बना दिए, ऐसे बना दिए कि नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए अधिनियम है। सर एयर और नॉइस क्या मतलब है? अरे भैया जहाँ एयर होगी वहीं तो नॉइस फ्लो करेगी। इसीलिए तुम्हें चंद्रमा वाला प्रश्न शुरू में कराया था कि तुम्हें बेसिक चीज पता चल जाए कि आवाज को एक वायुमंडल, एक वातावरण, हवा चाहिए जिससे वो ट्रेवल कर सके। तो कौन से अधिनियम के तहत हम नॉइस को रोकेंगे? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। तो अब अगर प्रश्न आ जाए पीसीएस में कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए निम्न में से कौन से अधिनियम है, और वो धोखे से एक नया अधिनियम देते हैं, नॉइस अधिनियम 2018, जो बना ही नहीं आज तक, तो तुम किस पे टिक मार के आओगे? एयर वाले। कंफ्यूज तो नहीं होगे? ये होता है समझने का। ठीक है, इसका नाम लिख लेना, इसके बारे में हिंदी में मैं लिख के लाया हूं, तो ये देखो। अभी जो 2000 में नए नियम आए ध्वनि से संबंधित, ये पढ़ लेना। एयर वाले के अंदर, वायु वाले के अंदर रेगुलेट किया जाता है नियंत्रण, लेकिन अभी हाल ही में 2000 में कुछ नए नियम निकाले थे, जैसे रात में लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। ये किस पे लगाता है? ये 2000 वाले पे। नियम ऐसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं लेने पर भी दंड का प्रावधान करते हैं। अगर तुमने डीजे दिन में भी बजाया, उसके लिए भी तुम्हें नजदीकी पुलिस क्षेत्र से, चौकी से परमिशन लेनी होती है। आज की डेट में नियम है, आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन होता है ना, आपको एक लेटर लिख के चौकी पे जमा ही करना पड़ता है कि हमारे घर में ये आयोजन है। जिनके घर में भी होने वाला भी है ना अरुण प्रोग्राम, उससे कहना है चौकी पे लेटर जरूर देना, दिया ही जाता है नियम। वैसे कोई कुछ नहीं कहता, पुलिस वालों को भी पता है यार, भूल गए होंगे, लेकिन अगर आप दे दो, कभी हादसा हो जाता है। हर्ष फायरिंग के केसेस सुने? हर्ष फायरिंग मतलब चढ़ गए जीजा जी धाड़, अब उनने गोली चलाई, उन्हीं के पिताजी लुढ़क गए। एक गोली चल गई, वो ऊपर दही बता खा रहे थे, दही भल्ला खा रहे थे, कोने में खड़े होकर, कोई देख ना ले, शुगर का पेशेंट हुआ, वो गोली चली, बस हो गया भाई। वही गाना नहीं पे सोया था, बस समझ, तो बस हो गया, उनका छत पे सोए थे, बंदूक जाके लिपटाई, हो गया काम। तो ऐसी चीजें ना हो जाएं, इस वजह से याद रखना, किसी भी जोन में शोर का स्तर शोर के लिए परिवेशी
अच्छी वायु गुणवत्ता मामले से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट गया है ठीक होने, उसका ब्लड प्रेशर का इलाज चल रहा है, अब उसके जस्ट 100 मीटर पे गाड़ी की आवाज आ रही पे 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 पे, तो वो ऐसा है बोतल निकाले और पहले तमंचा ले खुद को गोली मार ले, बोले होगा प्रेशर बाद में परमानेंट इलाज कर ले, इन गोलियों से बाद में निकलते। तो इसलिए ऐसे जो रिजर्व सेंसिटिव जोन होते हैं ना उनमें ऐसा करा जाता है। ये देखो, ये ध्वनि प्रदूषण तो छोड़ ही दो, सबसे 10 पॉल्यूटेड सिटीज में तुम्हें बता ही चुका हूँ, कंपेयर करा ही दिया मैंने, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, ये भी तुमने देख लिया। लो, ध्वनि प्रदूषण के 12-13 ऐसे तथ्य मैं लेके आया हूँ जो तुम्हें सुनने में मजा आएगा, और ये सारे तथ्य कुछ किताबों से मैंने उठाए। इन किताबों को लेकर के यूपी पीसीएस या मेंस के क्वेश्चन में तुम्हें हेल्प मिलेगी। पहला पढ़ते चलो बढ़ते चलो। और ध्यान देगा, ये सारे न्यूज के आर्टिकल भी इसमें मैंने मिक्स कर दिए। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन हो सकता है, ये बात कही किसने? तो भैया ये बात कही है सरकारी रिसर्च ने, ये है NIHL, समझ गए? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग लिमिट्स के लिए ये कह रहा है कि 25% अमेरिकियों को NIHL से जुड़ी सुनने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से बहरापन हो सकता है लंबे समय तक लगातार तेज शोर के कारण। ऐसा हो जाता है अगर किसी के पापा माइन में काम कर रहे हैं, किसी के पापा ट्रक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी के उनने कहीं काम कर रहे हैं ऐसी फैक्ट्री में, ठीक है, यहीं पर, ये कौन सी जगह है? अरे सिटकुल वाला क्षेत्र अपने पड़ोस में, सितारगंज, रुद्रपुर, बिल्कुल सही कहा बाजार में, इन्हें ऐसे क्षेत्रों में विशेष लगाव है, रुद्रपुर। तो अगर कोई व्यक्ति दिन भर वहां काम कर रहा है तो उस आवाज की तो उसे आदत हो जाती है, क्योंकि उसके जो ये हियरिंग सेंसिटिव जो है ना शरीर के अंदर, आपको पता होगी कान के अंदर छोटी छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी जैसे स्टीप्स कहते हैं, वो तो इसी के अंदर ना स्टीप्स कहते हैं, स्टीप्स। इससे प्रभाव पड़ता है ज्यादा शोर से और व्यक्ति के अंदर बहरापन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब एक कमाल की बात पढ़ी जरा, ये पढ़िए, कल को आप कोर्ट चले जाएं तो आपका फायदा हो जाएगा। कैसे? पढ़ो। लोगों ने अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण पर मुकदमे जीते, इतना ही नहीं $22 मिलियन की राशि भी प्राप्त करी है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है। मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ा तो आपका क्या होगा? फर्क बोलिए, वाह तुम्हारे कान ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, चल यही बोला। तो अगर मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ गया तो आप कोई काम कर रहे हैं, क्या उसमें आप अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर पाएंगे ना? प्रभाव होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो उस प्रभाव के पड़ते कई ऐसे काम थे, कई ऐसे ऑफिसर थे जो अपने काम में गलत हो गए, तो उन्होंने जब मुकदमा डाला तो कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल सही बात है, $22 मिलियन तक की राशि जीती लोगों, देख लो। और तुम डरते हो, छोटी छोटी कंप्लेंट हो, डरते नहीं हो तुम लोग, बस बोल नहीं रहे हो, बड़े आगे। ये देखिए, ध्वनि प्रदूषण आपको सुला सकता है और आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। सर सुला सकता है मतलब, सुनो, आपने चीज देखी है कि एम्बिएंट म्यूजिक, मतलब रात में यूट्यूब पे कभी एक नोटिफिकेशन आता है कि नाइट सॉन्ग्स, अगर आपको नींद नहीं आ रही इस गाने को सुने, तो एक वर्ड है लुलीवे, सुना है किसी ने? लुलीवे मतलब बच्चों को सुनाए जाने वाली लोरी, तो लोरी को लुलीवे करके कहते हैं। नाम तो अजीब ही है लेकिन इंग्लिश में वही नाम है, LULLAVY, जो भी है पढ़ना। तो इसका मतलब होता है कि बच्चों को सुनाई जाने वाली जो लोरियां होती हैं उनसे बच्चे सो भी जाते हैं। ऐसी अगर आपको नॉइज बहुत रिलैक्स वे में, बहुत एम्बिएंट हल्की नॉइज दी जाए तो इंसान का दिमाग शांत भी होता है और वो चिंताओं से मुक्त हो सकता है, सो भी सकता है। वरना चिंता को चिता बनने में कुछ हर्ट्ज का ही फासला है। बढ़ा दो डेसिबल। हाँ बस ठीक, किसी को नीचे नॉइज बंद करो। ये लो, ये पढ़ो, अमेरिका में पढ़ो भैया, जहरीले तत्व पीसीएस देने जाओ कि नहीं। अमेरिका में 30 मिलियन लोग खतरनाक ध्वनि स्तरों के संपर्क में। अरे गजब बताओ, मतलब आस पास में इतनी आवाजें आती हैं, उन्हें कोई आवाज नहीं आती तो भ्रम होना शुरू हो जाता है, इल्यूजन की आवाज आ रही। अब जैसे मान लो किसी का रिलेशनशिप खत्म हुआ XYZ किसी के साथ, तो इंसान उसके साथ इतना डीपली अटैच होता है कि उसे कई दिन तक आवाजें और चित्र दिखाई देते हैं ना मस्तिष्क में। ऐसा हो जाता है, किसी के फैमिली में कोई कैजुअलिटी होती है अगर, तो वो कहते हैं वो व्यक्ति हमें दिखाई नहीं। हमारी मेमोरी और ब्रेन जो होता है ना, वो ऐसे काम करता है कि सारी यादों को बार बार दिखाता है, क्योंकि अब हमारा दिमाग इनसिक्योर है कि वो व्यक्ति हमें कभी नहीं दिखेगा। तो व्यक्ति तुम्हें दिखाई नहीं देता, आत्मा के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें आगे दिखा रही, देखो जिंदा पे तो तुम्हें दिखा नहीं पाई, मरेगा देखो, और तुम भी देख रहे हो। ये सब दिमाग का केमिकल रिएक्शन होता है और उसी को हम क्या से बोलते हैं, घोस्ट जैसी चीज पे दावे कई हैं बट 100% घोस्ट एनकाउंटर नहीं है। अब यूट्यूब पे वो हम देखते हैं ना घोस्ट वाली वीडियो, सब फर्जी होती है। वो गए वहां पे, खाली मकान पड़ा था, टॉर्च मारी उनने, सफेद कपड़े में दिखी। भाई तुम लोग इतने फैशन में आगे हुए, घोस्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनका फेवरेट सफेद ही कलर है। आजा बच्चों,
उनका फेवरेट सफेद ही कलर चल रहा है, अब लो लाल चल रहा है। बोले आप जिन आ गए बाहर में जिन मैंने डरता भूत बाबा हो, अगर कोई जगह हो तो बताओ, चले फिर एक्सप्लोर करते हैं। अरे वो जयपुर में जो भानगढ़ की आप बात कर रहे हो, जहाँ पर रानी पद्मावती थी, उनके ऊपर तांत्रिक ने कर दिया था, इसे डाल दिया था पत्थर से उन्हें मारने के लिए, पत्थर बह के चला गया था, तांत्रिक मर गया था, उसके बाद जगह श्रापित हो गई। यही कहना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं, भानगढ़ के पास में बहुत सारे, अरे मैं आपको बताते हैं, सागर तिवारी वगैरह ये सब लोग गए, ये सब यूट्यूब के एक्सप्लोरर्स हैं, इन्होंने वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के ऑरा देखे। वो किसी जानवर का भी हो सकता है, इनके पास वो होता है के मीटर, उस के मीटर में एनर्जी आती है। चूहा अगर आ गया तो चूहे में एनर्जी नहीं होगी क्या, चींटी में एनर्जी नहीं होगी क्या, अब वो एनर्जी वहाँ आ गई, देखो 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 देखो, फिर इनके कैमरे कट जाते हैं, जब भूत दिखने वाला होगा तब डर जाते हैं, उससे पहले नहीं डरते हैं। ये सब फर्जी होता है भानगढ़ वगैरह में, वो तो मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से। और वहाँ पे मैंने पूरी वीडियो देखी उसकी सारी, टूरिज्म की वजह से डेवलप कर लिया। कौन जा रहा है भानगढ़? अभी तुम सब ये कहते हैं पीलीभीत में 6 किलोमीटर पे एक नदी बहती है, उस नदी में शाम को दिखते हैं भूत बैठ के ताश खेलते हैं। फेमस कर दो अब्बा, अब कुछ नहीं तो रजनी आ रही है, रजनी है ताश हम भी देखेंगे कैसे खेलते हैं भूत। अरुण भी पहुंच रहा है, बाजार वहीं पड़े रात रात भर ताश खेल रहे, कितने को इनाम ले जाए। कहने का मतलब ये है, ये र्यूमर बनाए हुए होते हैं। अब भानगढ़ वगैरह में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, समझ गए? रानी पद्मावती की कहानी और सब इत्र उत्तर वाली सब रिसर्च करिए मैंने। अब तुम लोग वैसे ही भूत अवस्था में ना पड़ो, तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हारा टाइम से रिजल्ट नहीं आया, वैसी माला चढ़ा देंगे, फोटो पे व्रत घोषित कर देंगे, उसके बाद जिंदा ही कहना मम्मी चाय देखो भूत दिख रहा है। लो ये पढ़ो, 50% शिक्षकों ने कक्षा के शोर के कारण अपने स्वर तंत्र को नुकसान का अनुभव किया है। बहुत बढ़िया क्लास है मेरी, शुक्र मनाओ तुम सब चिल्ल को नहीं करते हो, चीखते नहीं हो, वरना मेरी भी जो है सुनने की क्षमता प्रभावित हो जाती। घर वाले कहते आलू ले लियो, मैं भालू लेता आए ये चलता। तो ठीक है, कक्षा में शोर शराबे कर रहे हैं। चलो और जहरीले विषैले तत्व पढ़ो। लगातार तेज आवाज बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकती है, ये ध्यान रखना। इसीलिए अक्सर आजकल पेरेंट्स थोड़े समझदार होते हैं, वो उनके घर में छोटे बेबी होते हैं, वो बार बार रिपीट करते हैं, नहीं बच्चे के सामने तेज आवाज नहीं बात करनी चाहिए। ये सब अध्ययनों से पता चला है कि छोटे बच्चे के सामने तेज आवाज में बात नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। मौसी का बेटा तुम चीख रहा है, नहीं भाग रहा है, अब वो थोड़ी देर नहीं हो रहा, बॉर्नवीटा पीने के बाद भी ऋतिक निकल गया। शोर के संपर्क में आने वाले लगभग 19% श्रमिकों को सुनने में दिक्कत होती है। वही भाई भरकर सो दिक्कत हो ही जाती है। तो तुम्हारे गांव के चचा जो बीड़ी फूंक रहे हैं, जिन्हें तुम कह रहे चचा ऊंचो सुनत है, तो वो जरूर ऐसी किसी फैक्ट्री में काम करके आए हैं जहाँ ऊंची आवाजों ने उन्हें नीचा कर दिया। टेलीविजन और रेडियो बच्चे की ध्वनि समझने की प्राकृतिक क्षमता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। टेलीविजन से आंखों पे तो नुकसान होता है, वो अलग की बात है, इतना नुकसान अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आंखों पे नहीं होता। ब्लू लाइट फिल्टर अगर आप कर लो, क्योंकि सारा के लिए होता है कि मोबाइल उपकरणों से ब्लू लाइट निकलती है जो तुम्हारे दिमाग के ब्रेन रिसेप्टर्स को एक मैसेज देती है, जाग जाओ दिन हो गया है, इसलिए तुम मोबाइल पे 3-3 घंटे लग के बिता देते हो। तो ये लाइट का कमाल है। किताबें कोई ऐसी लाइट नहीं फेंकती, वो तुम्हारी नेचुरल बैलेंसिंग करके चलती है। अब होता क्या है कि इतनी आंखें टीवी से नहीं खराब होती जितना आवाज की वजह से बच्चों की बुद्धि क्षमता और उनकी प्रवृत्ति में परिवर्तन आ रहा है। अब बच्चे को यूट्यूब पे लगातार वीडियो देख रहे हैं तो वो हाइपर हो जाते हैं, मोबाइल छीनना बुरी तरीके से रोएंगे। नहीं सर, अब तो नोटिफिकेशन आने लगा है। हाँ, ज्यादा देर चलाने के बाद आप जैसे चलाएंगे तो वो उस पे स्लीपर का टाइम लग जाता है। हाँ, लेकिन वो भी लगाना पड़ता है, कई पुराने मोबाइल में नहीं होगा, लेकिन अब नए में आ रहा है एंड्रॉइड अपडेट हो गया ना, 15 चल रहा। अब इधर आ जाओ, टेलीविजन वाला तुम पॉइंट समझ गए, नीचे आ जाओ। यातायात आपकी सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए बिल्कुल सही पॉइंट है कि अगर मॉडल सही से डिजाइन नहीं होगा बस का और धड़ाम से नीचे होकर गड्ढे में जा रहा है तो तुम्हारी सुनने की क्षमता बर्बाद। ये लो सबसे बड़ी चीज, ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये सारे न्यूज आर्टिकल वो हैं एडिटोरियल जो काम के हैं, जिनसे सारे पॉइंट बढ़ेंगे। तो बस ये खत्म ही होने वाला, फिर आगे बढ़ते हैं रेडियो ध्वनि प्रदूषण में। इसको देखो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी ध्वनि प्रदूषण का आनंद नहीं लेता। गाने भी सुनते समय अगर आप वॉल्यूम को रेस करते जाओ तो आपके मोबाइल तुरंत ही एक्सट्रीम लेवल के बाद एक बॉक्स बन के आता है कि आप इससे ज्यादा रेस कर रहे हैं, तो इट में कॉज यू एनवाइंस। क्योंकि अगर तुम कल को सुप्रीम कोर्ट चलेगा कि ये मोबाइल तो हमें रोका ही नहीं, या कंपनी ने बनाते समय हमें बताया नहीं, तो इसलिए वो हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखता है। अभी तो आपको सार वैल्यू भी नहीं पता होगी, सार वैल्यू 0.0 चलो बढ़ते आगे, कोई बात नहीं, बता दूंगा, मेरा काम है। ध्वनि प्रदूषण क्रॉनिक सिर दर्द और एपिसोडिक तनाव सिर दर्द का कारण बन सकता है। खैर आ जाओ, लास्ट चीज, लास्ट पॉइंट पढ़ लो। जो बीएड कर रहे हैं सीडीपी वाले, जरा देख ले इस पॉइंट,
ध्वनि प्रदूषण बच्चों में स्मृति हानि और पढ़ने में हानि का कारण बन सकता है। चलो खत्म करते हैं इसे। लो अब तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। सी वोटर सर्वे ने करा था ग्रामीण भारतीय वायु प्रदूषण को लेकर ज्यादा चीजें। कैसे? सी वोटर नाम की संस्था ने एक सर्वे कराया था कि वायु प्रदूषण की गुणवत्ता चौंकाने वाली है, ऐसा ऐसा। गांव में ज्यादा प्रदूषण हो गई है वायु की, सबसे खतरनाक बात पता ही नहीं कैसे, लेकिन गांव में 39.6, शहर में 30.6। इनका सर्वे बोल रहा है। खैर आपको एक और चीज बताता हूँ, जनगणना होती है, वोटर्स लिस्ट बनती है, क्या कभी पर्यावरण पर किसी ने सर्वे करवाया? कराया? किसी को पता पर्यावरण पर सर्वे हुआ है कि हुआ? मैं पढ़ाऊंगा, ये आर्टिकल पढ़ लेना, इसको छोड़ दे रहा हूं। लो सबसे मजे की बात सुनो, भारत का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। भारत का पहला राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण कब कराया गया? जनवरी 2019। जनवरी 2019 सवाल आया है, कब कराया गया, किस माह में कराया गया? सवाल लेके आया हूं। कितने जिलों में कराया गया? 55। ये राज्य नहीं, जिले। पीलीभीत जिला है, बरेली जिला है, बदायूं जिला है, मुरादाबाद जिला है, ऐसे पूरे भारत में 55 जिलों में कराया गया। सर किसने कराया? तो किस एजेंसी के माध्यम से कराया? वो थी भैया नेशनल सैंपल सर्वे। कराया किसने? तो भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अभी दिखाऊंगा कब कराया, जनवरी 2019। कितने राज्यों में हुआ? इस समय 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पर हमने 24 राज्यों में कराया और 3 केंद्र शासित प्रदेश में कराया। ये ध्यान रहेगा बेटा, इसमें पूरी सर्वे की भी रिपोर्ट पढ़ेंगे। इसमें सर हमने क्या क्या देखा तो ध्यान देना। इसमें हमने ध्यान दिया जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता, उत्सर्जन सूची, ठोस, खतरनाक तथा ई अपशिष्ट। जितनी भी अभी तक मैंने आपको पोल्यूशन बताया है कि अपशिष्ट, फार्मास्यूटिकल, बायोमेडिकल, इस तरीके के जितने वेस्ट हैं, भारत को जब चिंता सताई कि अरे यार हम तो पर्यावरण में कोई सर्वेक्षण कराया ही नहीं है, तब उन्होंने 2019 में पहला नेशनल एनवायरनमेंट सर्वे कराया कि जाने तो एनवायरनमेंट की स्थिति है क्या। इसकी रिपोर्ट आते आते 2022-23 हो गया। कमाल की बात है क्योंकि बहुत बड़ा सर्वे था। अब बढ़ते हैं आगे। ये लो प्रश्न, और ये आया है गुजरात के पीसीएस के पेपर में, उत्तर दो इसको। हर चीज की रेलिवेंसी है बच्चों। कब कराया गया तो इसका आंसर कैसे कर पाए? देखो प्रश्न बनाने के लिए ना तथ्य वाले, ये पीसीएस वाले कहीं से कुछ भी उठा लेते हैं, आईएएस वाले नहीं उठाएंगे। आईएएस वाले नेशनल सर्वे के अंदर, पर्यावरण सर्वे के अंदर कौन कौन से मानक थे वो उठाएंगे, लेकिन ये उठा लेंगे डेट, दिनांक, पत्रांक, कौन सा शुभ मुहूर्त चल रहा था, पंडित जी ने कितने रुपए लेके बताया था, नारियल फोड़ दो, ये सब उठा लेंगे। बढ़िया फिर अब इसे सॉल्व कर लिया। 2018 का प्रश्न है, ज्यादा पुराना भी नहीं है। खैर ये भी छोड़ो। इसको कौन सा मंत्रालय कराता है याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक हो, MOEFCC। लो इसकी रिपोर्ट कब आई? 2022। रैंकिंग की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में जो भारत के अंदर हुई थी, 192 देशों की सूची है, 192, उसमें भारत को 1 से 120वां स्थान दे दिया। बेटा जो रैंकिंग 6 महीने साल में आ रही है वो जाए भाड़ में, लेकिन तुम्हारे यहाँ जो पहला सर्वे हुआ था उसने तुम्हें 120 में पायदान पे खड़ा कर दिया। ये जरूरी सभी देशों को ये ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या हो गया, यूनिवर्सल स्टैटिक हो गई कि जब सर्वे हुआ था पहला सर्वे भारत में तब हमारी रैंकिंग ये थी, ये मत भूलना। बात आई समझ में? और इसमें अच्छे बुरे सबके बारे में बात हुई है। अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी अमेरिका की जीडीपी से कितनी पीछे है, और हम अपनी जीडीपी में कितना, यानी अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सकल घरेलू उत्पाद में कितना पर्यावरण की चिंता के बारे में विचार करते हैं, ये भी पॉइंट दिया था। रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण का, पर्यावरण को लेकर के जो लोग रोजगार करते हैं उनकी क्या हिस्सेदारी है। सब कुछ छोड़ दो, मैं तो ये कहता हूँ भाड़ में रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खत्म करो, सबके सब एक धर्म अपनाओ कि हम हफ्ते में एक पेड़ तो लगाएंगे और प्राकृतिक चीजों की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने आसपास में रहेंगे, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से चलेंगे। सबसे बढ़िया धर्म यही है। मैं तो मानता ही नहीं हूँ ये सब हिंदू मुस्लिम और ये सब ड्रामे चल रहे हैं तो आजकल वो चल रहे हैं, वो नेताओं के काम के होंगे, हमारे काम के नहीं। धर्म ये होना चाहिए, पेड़ लगाओ, उसको पानी से सींचो, सीधे एक दिन वो बड़ा होगा, तुम्हें फल देगा। ऐसी चीजें करनी पड़ेगी। अगर इस तरीके के रिलीजन की ओर नहीं जाओगे ना तो हमारा जहाँ पे मिट्टी में रह पूजा तो तभी कर पाओगे, उपासना या फिर इबादत तो तभी कर पाओगे जब जमीन पर बनी हुई जगह होगी। और वो जगह लोग कहते हैं कि ऊपर वाला चाहेगा तो बन जाएगी, कैसे बना लेगा?
ऊपर वाला तो ये भी चाह रहा है कि पृथ्वी से तुम्हारे जैसे दुष्ट जो है वो मिट जाए। अगर किसी महिला के साथ रेप होता है तो क्या वो ऊपर वाले को याद नहीं करती? हो जाता है ना, जो होना होता है। तो बात समझो, मैं ऊपर वाले को काउंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि लोगों के विधान है, गुण है, सांसें हैं, वो अपनी जगह। लेकिन बस कहने का मतलब इतना है कि अगर आपको कुछ करना है तो प्रकृति के लिए तो कम से कम कुछ करो, अपने रिलीजन से हट के। रिलीजन तुम्हारा अपना पर्सनल है, उसमें मुझे कमेंट भी नहीं करना, वो हर व्यक्ति को होता है, लेकिन हर रिलीजन को पर्यावरण के लिए करना चाहिए। हाँ क्या कह रहे हैं? अब आ जाओ इस पे आवास एवं पेयजल योजना के बारे में। जैसे ही सैंपल सर्वे आया, बीजेपी गवर्नमेंट ने कराया, बढ़िया काम कराया, उसके बाद तुरंत ही ये योजना आ गई, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। क्योंकि भैया इस तरीके की योजनाएं इसलिए आ गई, आपको एक चीज समझना चाहिए, शहर से गांव की ओर शिफ्ट करना, लोगों को मकान की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि पर्यावरण के संसाधनों को कम नुकसान पहुंचे। जो हमारा वाला मकान बना ले तो जंगल उंगल में मत रहो जाकर के, नजर जो लग जाएगी ऐसा जंगलों को। कृषि के क्षेत्र में सैंपल सर्वे ने जो करा, यानी पहला जो पर्यावरण को लेकर के सर्वे किया गया था उसमें कृषि की बात हुई थी, इतने प्रतिशत घट गई है। पहले कृषि कितनी होती थी भारत में, तो इन्होंने सब दिया है कि एक किसान की मासिक आय ये थी 2013-18 में 48 थी। अब पता है कितने परसेंट कृषि हो रही है भारत में? 37। पहले थी 48। कहाँ गए थे? खत्म कर दिए सब, प्लाटिंग कर दी, प्लाटिंग। 5 लाख रुपया स्क्वायर फीट, 5 लाख रुपया बीघा, 16 लाख रुपए बीघा, 25 लाख रुपए बीघा। क्या करे किसान भी? हम सीधी बात समझो, उसे अपनी बेटी की शादी करनी, अब पैसा आ रहा है, किसान नाभिकीय संलयन ऊर्जा स्रोत तो नाभिकीय तो न्यूक्लियर हो गया, फिशन हो गया, मेरे कहने का मतलब है सोलर की लाइट लगने के लिए पैसा आ रहा है। एक पोल है, पोल के ऊपर सोलर की लाइट लगनी, उसमें भी वो गरीब आदमी किसान जिसके घर के सामने थोड़ी रोशनी हो जाए या खेत में पंप चल जाए, पहले वो इतनी कागजी कार्रवाई करे, जो कागजी कार्रवाई को बनाया है प्रशासन ने, जिसे गाँव का आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे करे। फिर जब वो किसी के पास जाता है तो शुरू होता है गेम। अब गेम समझ ही गए, तो गेम का मतलब यही होता है कि हम क्यों करें, है का मतलब होता है कि हम तभी करेंगे जब हमारी खांसी का इलाज कराओ, और इलाज के लिए चाहिए धन। बस ये चीज़ बुरी लगती है कि किसान इतनी मेहनत करता है कि मैं तो कह रहा हूँ दुनिया के सारे किसान आंदोलन पे निकल जाए, हम खेती करनी नहीं, करेंगे नहीं, मत करो 2-3 साल खेती, देखा सब राइट टाइम आ जाएंगे। जवान पिक्चर देखी, जवान शाहरुख खान वाली, क्या मैसेज दिया उसमें, 2 मिनट में ट्रेन हाईजैक करके सब मेट्रो में बढ़िया काम करता है। ऐसा होना चाहिए रिवोल्यूशनरी, है ना? ऐसे लोग आएंगे नहीं तो। और याद रखना कि साइकिल है, पूरी चेंज होगी। आज से 20-25 साल बाद जब चेंज होगा तो तुम्हें यही दिखाई देगा, खेती के लिए कोई बचा ही नहीं है। घर पे अनाज आ रहे हैं तो चाइना वाले भेज रहे हैं प्लास्टिक के बना के। भेजा था ना PL 480 में सड़ा हुआ गेहूं, जब 1962 के बाद चीन युद्ध के बाद भारत में क्या हो गया था, भूखमरी पड़ गई, अकाल पड़ गया था, अकाल। तो उस समय अमेरिका ने मदद करी थी, PL 480 प्रोग्राम चला के हमारे पास गेहूँ भेजा था। और तब गेहूँ भेजा था, तब उस समय थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने तो कहा था कि जितने लोग हैं वो 1 दिन का व्रत रखेंगे ताकि भारत जो है ना वो भूखमरी से ना मरे। और उस समय 1962 में एक टाइम रोटी का और 1 दिन का उपवास भी था, पढ़ा मैंने। उसके बाद ये था कि वो ऐसे व्यक्ति थे प्रधानमंत्री जो फटे हुए कपड़े पहन के मंच पे चले जाते थे, तो वो फटे हुए कपड़े भी पहने, उन्हें किसी ने टोका, अरे आपके ये कुर्ते में भाई ऐसे करके सुराग है। बोले मेरे देश में इस समय लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और मैं ये सुराग देखूंगा। उनकी मम्मी को नहीं पता था काफी लंबे समय तक कि ये करते क्या है। ऐसे ऐसे लोग हुए जो 1 रुपया तनख्वाह लेता हो, जब देश में आर्थिक स्थिति खराब हो गई हो, तो ऐसे हमारे देश के अंदर लोग हुए। और अब उल्टा चल रहा है, 1 रुपया छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे हो? खैर बुरा तो लगता ही है, लेकिन ठीक है, कोई मतलब नहीं, ऑर्गेनिक खेती करेंगे। ई गवर्नेंस का मतलब ये है, ई गवर्नेंस से आप समझ सकते हो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें होनी चाहिए। योजना चलती है 2000 करोड़ की, नीचे आते हैं 2000 रुपए, यही स्थिति हो चुकी है। तो उसको संभालने के लिए हम ई गवर्नेंस का सहारा लेते हैं। ये RTI जन सूचना क्या है? ये ई गवर्नेंस का जो भाग है कि तुम समाज के जितने लोग हो, तुम्हें फैसिलिटी दी है RTI जन सूचना देगा, तुम डालो, सरकारी कर्मचारी से पूछो पैसा करा क्या, क्योंकि पैसा तुम्हारे घर नहीं जाना चाहिए, पैसा सरकार ने भेजा था, इसके लिए RTI है। लेकिन ना लोग घबराते हैं, हम नहीं लगाएंगे, हमारी रपट हो जाएगी, खेत में खाने को नहीं रहेगा, तो रपटियों खेत होगा। चलो इसके प्रदर्शन में कुछ डिटेल है, इस पर डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा कि प्रथम द्वितीय तृतीय, बस इतना बता दे रहा हूँ। सबसे खराब प्रदर्शन रहा था पर्यावरण के मामले में मुदैर, हावड़ा, जमशेदपुर का। ये बात 2022 की रिपोर्ट में आई है। द्वितीय श्रेणी बनाई गई, इन्होंने श्रेणी जो बनाई है जनसंख्या 10 लाख, 3 लाख से 10 लाख, 3 लाख से नीचे के लोग, ये याद रखना, ऐसे इन्होंने रैंकिंग बनाई। ऐसे सवाल PCS में आते ही आते,
ये ध्यान रखना, उनका फेवरेट है। 10 लाख से नीचे की आबादी में कितने लोग सिगरेट पी रहे हैं, 10 लाख से कितने ऊपर की आबादी में कितने लोग गुटखा खा के दीवारों पर आकृतियां बना रहे हैं। भीमबेटका के समय भी मानव बनाता था, जब वो चलता था पूरा पाषाण, अब भी बना रहा है। कैसे? गुटखा थूक के पुच्छ, अरे ये आकृति सही नहीं बनी, इधर से भी पुच्छ करते। इनको मैं कहता हूँ सपेरे, चलो जहर फूकते फिर रहे हैं ना, कोबरा। तुलना, अब ये देख लो, एसपीएस यानी कि तुलना अगर कही जाए तो लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी थे, इन 3 की रैंकिंग सबसे खराब रही थी पर्यावरण के मामले में। ये भी देख लें, ये 2019 की रिपोर्ट थी जो 22 में प्रकाशित हुई थी, लेटेस्ट नहीं है ये, लेटेस्ट हुई भी नहीं, दोबारा मन ही नहीं करा। उसके बाद स्वस्थता तो नहीं रही, सफाई सर्वेक्षण चलने लगा, है ना, स्वच्छ सर्वेक्षण चलने लगा। चलो बनते हैं। किसी ने एसडीजी पढ़ा है? इको में एक टॉपिक होता है सतत विकास के लक्ष्य। कितने लक्ष्य हैं? कितने लक्ष्य हैं? अगर आपका अभी इको का टेस्ट हो जाए तो मुझे लग रहा है बहुत बेसिक फाउंडेशन, उसके पीछे जिम्मेदार आप नहीं हो, उसके पीछे जिम्मेदार ये है कि लगातार सब्जेक्ट के प्रति टच नहीं बना पाते हैं टीचर्स। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, दूसरों की भी बात नहीं कर रहा, तो अलग की बात है। लेकिन एसडीजी का सीधा मतलब ये होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं 17। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चे के लेवल तो देख लो। पिछले साल जब मैं यहाँ पे पढ़ाने आया तो मैंने एनसीईआरटी चलाई, तो मुझे ऑफिस से कुछ टीचर बोल के मुझसे क्या कहा, पागल हो गए कि इतना क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ाओगे तो मैंने नीचे से क्यों पढ़ा रहे हो बेसिक लेवल पे? अरे सर जी कोई रिजल्ट नहीं लाएगा। तो ये बात तो तुम लोगों के सामने खड़े करके टीचरों से पूछनी चाहिए कि रिजल्ट क्यों नहीं लाएगा, तुम्हारे ऊपर तो सारी जिम्मेदारी। भाई बच्चे हैं, अगर उन्हें पता ही नहीं होगा नौकरी कैसे लोगे या हमारा काम ही नहीं होगा तो तुम करोगे। और बड़ी कोचिंग में तुम जाके पैसा बर्बाद कर लो। तो जो खाना पूर्ति करने आते हैं वो खाना पूर्ति चलती रहेगी देश में। मेरा मानना ये, अगर अभी भी किसी की फाउंडेशन वीक है, कक्षा 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ डालो, मजे मजे में पढ़ो। राम मोहन की कहानी पढ़ो, उसमें जो भी लिखा हुआ है कहानी के फॉर्म में दिया हुआ है, सारी एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स के चक्कर में मत पढ़ो। फिर मार्केट जाओ, एनसीईआरटी के बने बनाए समरी नोट्स उठा लो, किसी भी प्राइवेट कोचिंग के, वो एनसीईआरटी के समरी नोट उठा के पढ़ लो, तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि अभी एनसीईआरटी पढ़ी है, उन नोट्स पर टिक करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर यूपीएससी और पीसीएससी के क्वेश्चन उठा लो। पर सर हमें तो पता ही नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड, अब तुम्हें पता चल चुका है, क्योंकि तुमने जो एनसीईआरटी की रीडिंग करी है, दिमाग में धुंधला धुंधला जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड कक्षा 11 में कहीं था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो। अब तुम उठाओ किसी महंगी संस्था के नोट्स, 2000-2500 रुपए के, जितने के आते हैं मुझे नहीं पता। अब वो नोट्स उठा के तब तक घोटो जब तक एग्जाम नहीं निकल जाता, फिर पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, मार्केट में टेस्ट, फिर पढ़ो, टेस्ट लगाओ। ये 4 स्टेप है। मैं तो इसी से बार बार एग्जाम निकालता हूँ। एनसीईआरटी पढ़ ली एक बार, एनसीईआरटी के नोट्स ले आया, क्यों लिखूँ मैं, बने बने नोट्स मिल रहे हैं, नोट्स ले आया, नोट्स के बाद वापस से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, पैटर्न पता चल गया। पैटर्न का मतलब कि वायु प्रदूषण से कौन सी एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, कि अच्छा विषैले तत्व कौन से, वायु प्रदूषण कहाँ होती है, कितनी हुई, इसको नापने के लिए क्या होता है, प्रश्न मिल गए। इसके बाद उठा के फिर अब मैं जाऊँगा स्टैंडर्ड किताबों पे, किसी कोचिंग के नोट्स पे, उसके पन्ने पढ़ लूँ, तो उससे मुझे क्या पता चलता रहेगा, अच्छा ये पढ़ाया जा रहा है। फिर हर महीने या 10 दिन में कोई टेस्ट सीरीज चलती है, अलग अलग दुकानों की टेस्ट सीरीज चलती है, समझ गया ना, दुकान मतलब कोचिंग, उनकी टेस्ट सीरीज उठाऊंगा, टॉपिक सॉल्व करूंगा, कुछ भी रह जाएगा एनसीईआरटी के नोट्स उठाऊंगा, उस कोचिंग के स्टैंडर्ड नोट उठाऊंगा, बस ये है शॉर्ट ट्रिक। अब तुम अगर चले गए महंगी महंगी इतनी मोटी किताबों में डूब जाओ, इस शॉर्ट ट्रिक से एग्जाम निकालो, ज्ञान जीवन भर लेते रहना। जब डीएम बन जाओगे कोई ज्ञान नहीं देख रहा, ध्यान लेना तो पीएचडी करो, हमारी तरह बुजुर्ग हो जाओगे, फिर पीएचडी में जाओ, इतने ज्ञानी बन जाओ कि अगर तुमसे कोई कहे 2.5 तो उस पर बैठ के आधे घंटे डिबेट चल रही है, इसकी जरूरत ही नहीं आ रही है इसको। डीएम कितनी देर जनता को संबोधित करता है, देश का सीएम और पीएम ही संबोधित करते हैं। कभी डीएम को देखा है कि वो मंच में माइक लगा के आधे घंटे बोल रहा है ना, उसका काम ही नहीं है मैडम बोलने का, उसका काम सीधी सीधी बात यह है, ओके ओके ऐसा हो गया, ये रही पॉलिसी, सरकार ने ये बोला था, हो गया, ठीक है, लो मेरे साइन जाओ करो। तो तुम्हें तो उतना क्विक बनना है। अब तुम बन रहे हो किताबों की गहराइयों में नहीं। वो हमारे मित्र ने बता दिया था, लाइब्रेरी में थे एक नन्हे से, उनने कह दिया था आप पागल हो, घटना चक्र 20 बार घोटो, उसके बाद लूसेंट घोटो, उसके बाद ये वाली किताब घोटो, जिंदगी भर घोटो घोटो ही करते रह जाओ। शॉर्टकट यही होता है। बड़ी बड़ी कोचिंग तुम्हारे लिए काम कर रही है, उठाओ सामग्री और लगा डालो, पढ़ डालो। अब इतना समय नहीं बचा है कि तुम नोट्स बनाओ, 2 साल पापा ने दे दिए हैं, मैं 2 साल में इतनी सीरियस होकर पढ़ लूंगी, इतना सीरियस होकर पढ़ लूंगा कि मेरा एग्जाम अभी निकल जाएगा। धोखा है। 4-5 साल पढ़ने के बाद पता चलता है कि यार शॉर्टकट तो ये था। बिना माजिद हुसैन जिसने नहीं पढ़ी, जिसने जीसी लियोंग नहीं पढ़ी, कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ी, वो रिजल्ट ला दे रहा है यूपीएससी में, समझ रहे हो। और टेस्ट सीरीज सबसे जरूरी, टेस्ट सीरीज। यहाँ भी तुम्हें कोई टेस्ट मिल रहा है, 1 नंबर लाओ, 0 लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हम ही क्या करेंगे तुमसे, अरे सुरभि इतने कम नंबर, तो सुरभि को कुछ नहीं, सुरभि कहना चाहिए कोई बात नहीं सर, टेस्ट तो तब भी दूंगी, क्योंकि माहौल पता चलता है, दिमाग पता चलता है, दिमाग सेट होता है।
ये बात समझो, जीरो लॉकडाउन का कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे लिए, सरकार पैसा बेच रही है, अपना पैसा अपना हक मांगो। टीचर ले रहा 2000, वो भी दे रहे नहीं दे रहे अभी तो बात की बात, टीचर ले रहा 2000, उससे कहो सीधी बात पढ़ाओ। विभाग दे रहा है तुम्हारे लिए पैसा, विभाग का पैसा मतलब तुम्हारा पैसा, वोट तुमने इसलिए दिया था कि अपना टैक्स जा रहा है सरकार के पास में, तो तुम इस चीज़ को समझो। अगर नहीं समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम्हारा पैसा खराब हो ही रहा है। कल अगर सीरियसली तैयारी करके कुछ बनना चाहते हो तो मैंने तुम्हें बेसिक ट्रिक बता दी, नहीं बनना है तो 80 के फेयर में घूमते रहो। जितनी महंगी महंगी मार्केट में किताबें चल रही है, रोज लॉन्च हो रही है, राइटर लिख रहे हैं, IPS लिख रहे हैं, IAS लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि किताबों की सेल से मार्केट बन रहा है, वो कैप्चर हो रहा है, देखते रहो। और यूट्यूब पे कम जाया करो, सबसे शॉर्ट वीडियो देखा करो। तुम्हें देखना है रॉकेट कैसे चल रहा है, 7 मिनट 4 मिनट की वीडियो देखो, वो उसमें वो बात डिलीवर कर जाएगा जो बड़ी वीडियो में नहीं होगी। समझ गए? अब मुझे डिटेल में पढ़ना है तो मैं क्वेश्चन लगाऊंगा प्रीवियस ईयर के, अच्छा ये तो नहीं बन रहा है 4 मिनट की वीडियो से, अब मैं रॉकेट पे एक आर्टिकल डाउनलोड करूंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, उसको पढ़ूंगा 10 मिनट, फिर मेरे समझ में आ जाएगा। वीडियो देख के तुम्हें थोड़ी ना समझ आ रहा है, वीडियो वाला खुद कहीं से समझ के पढ़ा रहा है। समझे बात? यही समझ में कि नहीं? छोटा मैसेज पावरफुल मैसेज। चलो अब आगे बढ़ो, ये पकड़ो इसमें, यही है, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, मैंने बता दिया तुम्हें, मैं ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाता। इधर आप बैठे हैं 20 बार लक्ष्मीकांत लेके, एक बार पढ़ ली खत्म। पढ़ाना तो पढ़ ली, तुम लोग पढ़ाना नहीं होता कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ता। NCERT में बेस्ट बुक, कक्षा 11। SDG गोल देखो, इसको याद करने का तरीका, गरीब आदमी, वैसे तो ईश्वर ना करे कोई गरीब हो, और ऐसा भी नहीं गरीब खा नहीं सकते, गरीब से भूखापन आता है, भूखा आदमी की सेहत पे नुकसान होता है, और जिस आदमी की सेहत ही क्या हो बोलिए, कौन बोल रहा है? क्या तुम बोल रहे हो? ध्यान दो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दौड़े पड़ जाते हैं, ओवर हार्डिस करप्ट हो जाती है वहाँ पहुँचते। तो भैया पॉवर्टी, अगर भूखमरी होगी तो खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, और अगर तुम खाना ही नहीं खाओगे स्वास्थ्य गिरेगा तो तुम स्कूल की छुट्टी करोगे, और इस वजह से इक्वालिटी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पड़ोस में बैठी हुई गीता आगे निकल जाएगी टेस्ट में, शुरू के 5 याद हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? पॉवर्टी, अगर तुम्हारे पास गरीबी है, निर्धनता है, तुम ये मोमो वाला सूप नहीं पियोगे, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, स्कूल नहीं जाओगे, जेंडर इक्वलिटी नहीं रहेगी, गीता आगे निकल जाएगी। उसके बाद सब कुछ छोड़ो, जब तुम बीमार होते हो मम्मी पानी से दवाई देती है ताकि तुम्हें ऊर्जा आ जाए, तुम्हारी ऊर्जा ग्रो कर जाए, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम कहते हो मम्मी इस पानी से मैं ठीक नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्री बनी दवाई दे दो, तो मम्मी दवाई नहीं ला के देती, फिर से इनइक्वलिटी आ गई, फिर से गीता टेस्ट में आगे निकल गई, क्योंकि इसमें देखो फिर इनइक्वलिटी का पॉइंट आया। अंत में लिखा है कि अब तुम्हारी सामुदायिक बेइज्जती हो रही है, ये जो कमेटी लिखा है लास्ट में, सेकंड वाले रो में लास्ट में जो लिखा है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, अब तुम्हारा पूरी समाज बेइज्जती कर रहा है। फिर से समझना, सर गरीबी की वजह से मोमो वाला सूप नहीं पी पाए, स्वास्थ्य खराब हो गया, खराब था स्वास्थ्य, स्कूल नहीं गए, स्कूल ना जाने की वजह से दूसरा बच्चा हमसे पढ़ के आगे निकल गया, जेंडर इक्वलिटी खत्म हो गई, गीता आगे निकल गई, वही पीछे रह गया। फिर मम्मी ने घर पे पानी दिया, पानी पीने के बाद मम्मी ने कहा बेटा शरीर में ऊर्जा आएगी नहीं, गुनगुना पानी पी ले। मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं ऊर्जा पाते ही ग्रो कर जाऊंगी, लेकिन ग्रो नहीं कर पाई, और लड़की ने कहा मम्मी फैक्ट्री की दवाई दे दो, अच्छी वाली दवाई नहीं मिल पाई, तो उसके बाद फिर से अब गीता टेस्ट में भी आगे निकल गई, अब समाज बेइज्जती कर रहा। सबसे नीचे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 बचे हैं, बहुत आसान है। फिर तुमने क्या करा? अपनी सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, पर्यावरण में गए, पानी पिया, और उसके बाद जंगल घूमे, बस हो गया तुम्हारे साथ न्याय खत्म। ऐसे करके कोई बेसिक ट्रिक बना के इसे थोड़ा याद कर लो ताकि तुम्हें याद है। ठीक है, तो कैसे भी याद कर लेना, मैं ऐसे याद करता हूँ, क्योंकि ऐसे ही 17 तुम रटोगे भूल जाओगे। तो इनके 3 तरीके से डिवाइड करके याद कर लेना, पहले निर्धनता की वजह से, दूसरा पानी की वजह से, तीसरा अपना ध्यान खुद रखा, तो पर्यावरण में गए, जल था, वृक्ष थे, न्याय हो गया, बस पार्टनरशिप करके, किससे? जो बच्चा टेस्ट में फर्स्ट आया था, जो क्लास में बढ़िया था, उससे पार्टनरशिप करके अपना जितना छूटा था टेस्ट था वो रिकवर कर लिया। तो ऐसे ही 17 की ट्रिक है, ट्रिक बहुत आती है मुझे, लेकिन मैं ट्रिक पे विश्वास नहीं करता, तो बेसिक चीज थी याद। ठीक है, तो याद रखना। चलो लास्ट टाइम, निर्धनता, भूखे रह गए, स्वास्थ्य पे असर पड़ा, उच्च शिक्षा नहीं ले पाए, स्कूल नहीं जा पाए, जेंडर इक्वलिटी नहीं हो पाई क्योंकि गीता निकल गई आगे टेस्ट, खत्म बात। अगला सीन देखो, सीन 2 अगला दिन, मम्मी ने कहा बेटा पानी से दवाई ले ले, तेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी से तू ठीक हो जाएगी। बेटी ने कहा क्या पानी दे रही हो? दवाई तो दवाई फैक्ट्री में जो बनती है, तो फैक्ट्री की दवाई मम्मी ने मना कर दी। उधर टेस्ट हो रहा था क्लास में, गीता टेस्ट में भी आगे निकल गई, और समाज टोकने लगा, सोसाइटी समाज कह रहा है अभी तक ठीक नहीं हो पाए, बच्चे आगे निकल रहे हैं, और शर्मा जी की लड़की देखो यहीं पड़ी है। उसके बाद ये तुमने कहा कि अब मैं खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी अपनी सेहत की, और तुमने वातावरण में कदम रखा। कदम रखने के बाद तुम्हें क्या मिला भैया? पानी मिला, वातावरण मिला, तुमने न्याय देखा, और न्याय देखने के बाद अपने दोस्त के घर गए, उससे साझेदारी करी, और तुमने टेस्ट और
प्रीवियस ईयर नोट्स कवर कर लो। ऐसे करके ये दिमाग में याद रखना, इससे क्वेश्चन ईको में बहुत बार बनता है। हमारे से पुराने बुजुर्ग ईको के सारे क्वेश्चन कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि टॉपिक पता है, कंसेप्ट पता है, ट्रिक एमटी बना ले। कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सीरियसली बढ़ेगा। कट ऑफ बुजुर्ग बनाते हैं। अगर सरकार 10 साल के अंदर सारे बुढ़ों को निकाल दे नौकरी से, नए नए वाले जो हमारे जैसे बैठे हैं, मतलब जो 27 से ऊपर, अभी तो 30-32 के नीचे, और उधर कुछ ऐसे भी होते हैं जो 35 से ऊपर जा जाके 42-45 साल तक ले रहे हैं, उनको तो बहुत ही जरूरी है निकालना। सोचो तुम्हारे चाचा भी बैठ रहे हैं और अभी तुम इंटर पास करके पेट में बैठ रहे हो, तो चाचा तो लाएंगे ही 100 में से 90, और नहीं ला रहा तो चाचा भी नहीं। समझ लो ये लो। अरे सर अब तो आपने मन खुश कर दिया, थोड़ा पीलीभीत भी देख लो। ये तो अभी की न्यूज़ है, जल्दी। हाँ जल्दी की न्यूज़ है। आपको पता होना चाहिए कि पीलीभीत दुनिया के टॉप 100 प्रदूषित शहरों में शुमार। जाने AQI का आंकड़ा और एक्सपर्ट की राय, तुम्हारा पीलीभीत पीछे नहीं रह रहा। कह रहा बच्चे रिजल्ट नहीं दे रहा, मैं दूंगा। कहीं तो मैं आगे निकलूं, तो ये लो, साफ साफ पढ़ लो। अवस्थी जी की रिपोर्ट है। वैसे तो पीलीभीत तराई का जिला है। ये तराई क्षेत्र जिसे नहीं पता तो भैया वो गंगा इंडो वाला वो द्वाब वाला क्षेत्र की नदियां आती हैं और सारा अवसाद लाके छोड़ देती हैं। ऐसे में जितने गुण आते हैं वो आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले सिर्फ गंगा के प्लेन्स नहीं थे, सिर्फ नदी बहती थी। अब वो लगातार अवसाद भर गया, इस वजह से मैदान बन गए। उन्हीं मैदानों में खेती होती है और यहाँ पे अब आर्टिशन बेल्स पाए जाते हैं। क्या चाहिए? अटेंडेंस शीट लाओ। आर्टिशन बेल्स पता है किसी को? आर्टिशन बेल्स क्या होता है? रजनी की अटेंडेंस लेगी वो वीडियो। इसमें टाइम डेली नोट कराते हैं बच्चों से, सब बच्चे तो लेट हो ही जाते हैं। चलो अच्छा कोई बात नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी नॉलेज के लिए टाइम नोट हो रहा है कि तुम लोग कैसे क्या आते हो, दूर से रहते हो, जो पास में रहते हो उन्हें समय आना भी चाहिए। कोई इसमें टेंशन की बात नहीं। प्रबंध तो होना ही चाहिए, बस लगनी चाहिए और क्या यही होना चाहिए। वो बस में वैसे ही लोग लगेंगे फिर जैसे भी दिखाई कोई मेरे से पिछले साल पढ़ा था, मेरे से कोई पिछले साल पढ़ा था इस क्लास में। अरुण सपना को छोड़ दो। इतनी एक्टिविटी, इतना वर्क, फंडामेंटल राइट से लेकर के डिबेट से लेकर मैंने सब कुछ कराया, लेकिन पता है मन का टूट जाता है। एक तो वहां से सपोर्ट नहीं मिलता जहाँ से मिलना चाहिए, ऊपर से बच्चे भी थोड़े समय बाद निकल करके यूट्यूब की भावनाओं में चले जाते हैं। फिर रिजल्ट उन बच्चों का अभी तक नहीं आता। टीचर ही यहाँ पे रिजल्ट ला पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो तो अपनी चीज पे कायम है। तो यही बात हुई है। चलो अब इस बार तुम लोगों का रिजल्ट तो लाना ही, कुछ भी होता है। एनी हाउ बंदा यहाँ से पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। पढ़ लो एक बार इस न्यूज़ को जरा। वैसे तो पीलीभीत तराई का जिला है, यहाँ 1/3 हिस्सा वन क्षेत्र है। आमतौर पर यहाँ की आबोहवा में काफी अनुकूल माना जाता है, लेकिन बरेली और शाजापुर के साथ पीलीभीत भी लगातार दुनिया के टॉप 100 प्रदूषित शहरों में शुमार हो रहा है। ऐसे में तराई के लोगों के लिए चिंता का सबब बन गया। दरअसल पीलीभीत जिले का एक बड़ा हिस्सा जंगल का है। जंगल एक पोस्ट होती है तो उसके साथ जंगल का है। ऐसे में यहाँ का वातावरण तुम लोग पूछ रहे थे ना, BCS में सर ये KCF RF वगैरह मैं बता दे रहा हूँ, ऐसी पोस्ट होती है जंगल के क्षेत्र में मिलता है उत्तराखंड में। वही होता पता नहीं, ये इंटरेस्ट सब लोग करते क्या वहाँ? पता नहीं, वैसे तो कई सारी चीजें होती हैं। देख लो इस तरह से, मुझे तो पहला दिन की बात समझा था, बनो तो DM नहीं तो CM नहीं तो PM, और तीनों ना बन पाओ तो ब्याह कर दो। देखो पीलीभीत जिले में बड़ी हिस्सा जंगल का है। कम से कम कुछ नहीं तो जो 4 बच्चों से तो कहोगे सत्ताधारी हूँ मैं, जाओ गिलास का पानी उठाओ, मन तो कुछ होगा तुम्हारा। चलो देखो पता है पीलीभीत जिले का एक बड़ा हिस्सा जंगल का है। ऐसे में यह वातावरण अन्य शहरों की अपेक्षा काफी अच्छा समझ जाता है, लेकिन इस अवधारणा को पीलीभीत का AQI स्तर लगातार गलत साबित कर रहा है। अलग अलग वेबसाइट के मुताबिक पीलीभीत का वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसे AQI कहते हैं, जो आप सबके फोन में है ऑलरेडी, आप देख सकते हो, बेहद खतरनाक है। इसके बारे में एक डॉक्टर है अपने जिला अस्पताल के, मैं उससे मिला हूँ, उनका नाम है डॉक्टर रमाकांत सागर। जब मेडिकल हुआ था ये सब रेवेन्यू इंस्पेक्टर वगैरह वाले के लिए, तो मैं मेडिकल के क्षेत्र में, आप BTC में एडमिशन लेते हो तो आपका ये मेडिकल रिपोर्ट लगती है, पता होगा आपको, BEd में लेते हो तो भी लगती है। तो जब किसी कोर्स के लिए मैं मिला था ना, तो उनकी भी एक रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ये तुम्हारे पीलीभीत का देख लो, एक फैक्ट है। WHO ने बताया है कि 2.5 का कंसंट्रेशन नुकसानदायक है, लेकिन WHO ने बताया कि तुम्हारे पीलीभीत शहर का इस लिमिट से 3.2 गुना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इसीलिए यहाँ की AQI खराब है। और ये AQI सबसे ज्यादा खराब कब देखने को मिलती है? जब तुम दिवाली मना देते हो। दिवाली मनाओ, कसम मनाओ, दिए जलाओ, लेकिन हम लोग एक गलत काम कर देते हैं।
पर्यावरण को भी नुकसान थोड़ा पहुंचा देते हैं पटाखे बटाखे जला करके, ठीक है। अब ये नहीं कि वर्ल्ड कप जीता है तो उन पे नहीं रोक, पटाखे किसी भी ओकेजन पे नहीं जलाने चाहिए। दिवाली तो मनाओ, जम के मनाओ, खूब शोर शराबे से मनाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई क्रिकेट भी जीता है तो भैया क्रिकेट बैट बल्ले मिठाई बांट दो पूरे मोहल्ले में, लेकिन पटाखे मत बजाओ। पटाखों से पता है कि छोटे जानवर डर जाते हैं, कुत्ते कुत्ते ना कहीं भाग जाते हैं, देखना ये लोग पटाखों से बहुत घबराते हैं, क्योंकि इनकी सुनने की सेंसिटिवनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब तुम कहीं, और कुछ लोग तो इतने नालायक होते हैं वो जानबूझ के गाय भैंस के पास में पटाखा जाके धड़ाम से बजा देता है, फिर प्रकृति उन्हें बजा देती है। कैसे करके? ट्रक के नीचे आ गए, अरे फलाने के बेटे थे वो वहाँ जा रहे थे कार से, वो अचानक टे बोल गए, तो बुट्टे ऐसे बोल गए कि गैया भाग खड़ी हुई दृश्य दिखा के, तो दिखाएगी, ले बेटा तूने हमारी मौसी की बिटिया को परसों पटाखे से मारा था, आज हमारा दिन है, आज हम भी बदला लेंगे। लिटरली बता रहा हूँ, अगर जानवर बदला ले सकते होते तो मजा ही आता। चलो खैर, पीलीभीत की प्रदूषण का इस समय ये चल रहा है 401 से 500, और मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के साथ साथ साफ सिटी भी है, इसमें इंदौर इन्हीं चीज में आ रहा है, विद पॉपुलेशन 10 लाख शहर के हिसाब से। एयर पोल्यूशन की इनमें से कोई गैस देख लो जो तुम्हें ना पता हो। अब तुम्हें ये यूपीएससी वाले डायग्राम अच्छे लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें सल्फर डाइऑक्साइड पता है, ओजोन पता है, NO2 मोनोऑक्साइड पता है, अमोनिया के बारे में चर्चा हो चुकी, NH3, लेड के बारे में, भाई साहब इन्हीं से यूपीएससी का बन जाता है। तो मैंने तुम्हें ऐसी कोई गैस इसमें छोड़ी नहीं जो ना बताइए। मैं अपने सिलेबस में बहुत चौकस हूँ, मैं उतना पढ़ाऊंगा तुम्हें जितना तुम्हारी AQI में मेजरमेंट होता है ना। हाँ, 6 गैस होगा, यही 6 है, ये देखो ये 6 है। इसके साथ में समस्या ये बनी हुई है, ये पार्टिकुलेट मैटर, ये 3 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 2 ही बचे हैं जो समस्या है, PM10, PM2.5। अब इससे पहले कि हम लोग रेडियो एक्टिविटी की तरफ बढ़े, आज तो नहीं बढ़ेंगे, टाइम भी हो रहा है, कोई बता सकता है कि रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं? अब देखते हैं। तो उसके लिए एक डायग्राम में बड़ा प्यारा निकाल के आया हूं, तुम समझ जाओगे। बल्ब चलता है, बल्ब चलता है, उसका प्रकाश, जैसे रॉड जली, इसका प्रकाश तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है ना, सबको पता है कि रिफ्लेक्ट करता है। हमें जो प्रकाश दिखता है ये सीधे से जलता हुआ नहीं, ये कणों से जो वातावरण में मौजूद है उससे टकरा के वापस आता है तो हमारी आंखों में होता है। इसे बोलते हैं किसी भी चीज का प्रभाव, रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? ऐसे बेटा कुछ आसपास आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ, तो वो भी इस लाइट के बल्ब की तरह क्या छोड़ते हैं? ऐसी किरणें छोड़ते हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता होगा। तो ये चीज समझना कि ऐसी प्रदूषण जो समाज में, प्रकृति में, पर्यावरण में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के होने की वजह से रेडियोधर्मी उत्सर्जन होता है, या जो उनकी तरंगें हम पर पड़ती हैं उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। बात है, जैसे बल्ब का प्रकाश तुम पे पड़ रहा है तो रेडियो एक्टिव किरणें या रेडियो एक्टिविटी का प्रकाश जो तुम पे पड़ता है वो तुम्हारे शरीर को कैंसर दे सकता है, रोग दे सकता है, उसे कहते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। बात आई समझ? अब तुम्हारे लिए बड़ा गजब क्वेश्चन लेके आया हूँ सर, लास्ट चीजें फिर खत्म करते हो, बस एक क्वेश्चन ही पूछता हूँ। सॉइल पोल्यूशन को कम करने का तरीका ये है कि मृदा की क्वालिटी बढ़ाओ। मृदा को आपने देखा था, उसके अंदर ऑयल जेपर्स नाम के बैक्टीरिया डाल दो जो सारा तेल सोख लेंगे, उसके अंदर बायो फ्रेगमेंटेशन, बायो ऑगमेंटेशन कर दो, यानी मिट्टी का सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए इलाज करा दो। तुमने एयर वाला देखा कि चिमनी से कर दो, मोटरसाइकिल में तुम्हारे जो साइलेंसर होता है उससे सफेद धुआं निकल रहा है साफ हो गया, कार से निकल रहा है धुआं साफ हो गया, ये भी कर दो। पानी का प्रदूषण कैसे कर लो? फिल्टर। लेकिन मुझे जरा बताओ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन पर नियंत्रण कैसे करते हो? क्योंकि अब मेरी क्लास आज नहीं, अब मेरी क्लास होगी जाकर के नेक्स्ट वीक के मंडे को। मेरी आज लास्ट क्लास है इस वीक की, इसके बाद नहीं। अब मैं तुमसे 5 या 6 मेरी मुलाकातें और बची, उसके बाद तुम अपने भरोसे पे अपने भरोसे। मैंने जितना पढ़ाया है उतना मैं प्रूफ कर दूंगा किसी भी वर्ल्ड के सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, इंडिया के तो छोड़ी होती, मैंने ये पढ़ाया है, इससे क्वेश्चन मतलब मेरे ऊपर कोई एलिगेशन ना लगाए भविष्य में, वरना फिर उल्टा करके अंदर कूपन बना के कढ़ाई में कर दूंगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि आई टीच रेलिवेंट एंड आई टीच, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है, बड़ा क्रिएटिव होकर पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ, जितने ज्यादा बच्चे उतना मजा। छोड़ो, बताओ रेडियो एक्टिव वेस्ट को कैसे डिस्पोज करते हैं, कैसे खत्म करते हैं? किसी ने सोचा है? बताओ कौन से कचरे की पेटी में जाकर के कहां डालते हैं? बताओ, ये मजेदार चीज है, बताओ। रेडियो एक्टिव वेस्ट को कहां पर जाके क्या करते हैं, कैसे कैसे प्रदूषण पे नियंत्रण करोगे? मजेदार चीज है। लास्ट 1 मिनट बचा, फिर इसको ओवर करते हैं, है ना सोचने की बात? क्या सेंसर? कितने सेंसर लगाओगे? कहाँ सेंसर कैसे लगाओगे? इररिलेवेंट है, बताओ कैसे, क्या होता है सेंसर? मोबाइल में होता नहीं, पर मोबाइल में टावर लगाए, सेंसर लगाए गए। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप समझ रहे हो?
मैंने कहा यूरेनियम है, ठीक है। लो पहले बेच देता हूँ, ये है बाजार। क्या सेंसर लगाओगे बताओ, इसको कहाँ डिस्पोज करोगे, कैसे इसकी प्रदूषण को नियंत्रण कैसे करोगे, लो बताओ। पेड़ लगा के, ओहो। एक चीज आती है च्यवनप्राश, उसके 20 डिब्बे ले और एक कढ़ाई में होगा ना, अभी में तो नहीं मिलेगा, उससे सारी है। ये तो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, लेकिन इसको नियंत्रण कैसे करते हैं? अच्छा, मुझे लगा ये पता था कि इसमें 20 हाँ